हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर को हम 0 to हीरो तक करेंगे। देखिए, जो वेक्टर होता है उसकी क्या होती है। वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और इसमें एक तीसरी चीज़ होती है सपोर्ट, कि वेक्टर किस पर टिका हुआ है। तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लेंथ बोलेंगे। सपोर्ट क्या होता है, लाइन ऑफ अनलिमिटेड ऑफ विच वेक्टर इज ए सेगमेंट। मतलब ऐसी लाइन, जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ये इसकी वेक्टर की क्या हो गई, लेंथ। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो क्या है, अनलिमिटेड लाइन। अनलिमिटेड लाइन जिसका वेक्टर क्या है, एक सेगमेंट है। जैसे हम लाइन और लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो, और वेक्टर में सेंस होती है। सेंस मीन्स डायरेक्शन। जैसे हमने देखा ये ओपी को मैं वेक्टर से डिफाइन कर रही हूँ। अब ओपी इधर भी बढ़ सकता है, ये है ना। तो सिर्फ मैं ओपी सेगमेंट की बात कर रही हूँ, तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। इसके कंपोनेंट क्या है, जब वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई, तो इस चीज़ को हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वेक्टर इसका क्या है, एक सेगमेंट पार्ट। और डायरेक्शन किधर है इसकी, ओ से लेकर पी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ओ पी। देखिए मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर और इसको मॉडुलस लगाकर। ये मैग्नीट्यूड है, ओ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, पी यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, फर्स्ट होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कब होगा, जब वो उसी पॉइंट पे शुरू और उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, ख़त्म। तो जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या रहे, कोइंसाइड कर जाए, मतलब सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का सपोर्ट जो है कोई भी लाइन हो सकती है, क्योंकि किसी भी लाइन पर ये लाई कर सकता है। नेक्स्ट है अपना यूनिट वेक्टर, जिसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1। नेगेटिव वेक्टर जैसे ओ से ए गया तो उल्टा जाएगा, ए से ओ। इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। और इनको अनलाइक वेक्टर भी बोलेंगे। ये लाइक नहीं होते तो कैसे होते हैं, अनलाइक। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल वेक्टर। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, मुझे उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 1 में, देखो रेसिप्रोकल वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या करूँगी, 1/a वेक्टर, मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका रेसिप्रोकल कर दूँगी। नेक्स्ट है लोकलाइज वेक्टर। इट इज़ स्पेसिफाइड विद ए पॉइंट। लोकलाइज का मतलब जिसका लोकस डिफाइन हो, तो ये किसी पॉइंट के साथ डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर फ्री है वो, ठीक है, तो वो फ्री वेक्टर है तो कहीं पे भी घूमने के लिए फ्री है वो। तो लेकिन जो वेक्टर है उसकी लेंथ और डायरेक्शन तो डिपेंड करेगी कि लेंथ कितनी है, डायरेक्शन कितनी है। और वो फ्री किस लिए है, पोजीशन के लिए, कि वो कहीं पे भी कहीं लाई कर सकता है, इसलिए हम उसको फ्री वेक्टर बोलेंगे। लेकिन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें पता होगी, और वेक्टर की लेंथ पता होगी हमें, मतलब मैग्नीट्यूड पता होगा उसका। नेक्स्ट अपना लाइक और अनलाइक वेक्टर। सेंस और डायरेक्शन सेंस सेम होती है। देखिए मतलब डायरेक्शन उसकी क्या होगी, लाइक वेक्टर की सेम। मैग्नीट्यूड और सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, याद रखना, लाइक वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा सेम, और इसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, और सपोर्ट भी कोई अदर लाइन हो सकती है। नेक्स्ट है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। सपोर्ट इनका क्या रहेगा, हमेशा सेम पॉइंट पर, सेम लाइन पर रहेंगे, और या इनको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे। तो ए सिस्टम ऑफ वेक्टर हुज सपोर्ट पैरेलल टू सम प्लेन, जिसका जो सपोर्ट है किसके पैरेलल होगा, किसी प्लेन के। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब कॉमन, इनिशियल पॉइंट इनका क्या हो, कॉमन, उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। इससे नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, सपोर्ट भी, मैग्नीट्यूड भी, और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट अपना कौन टर्मिनियस वेक्टर। देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा, को का मतलब कॉमन, टर्मिनियस का मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनियस वेक्टर। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ओपी का कंपोनेंट बताना है मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको बोलेंगे एक्स आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, वेक्टर एक्स, और डायरेक्शन क्या लेंगे इसकी, ओ एक्स या ओ एक्स डैश। मतलब देखिए इधर जाता है ना एक्स एक्सिस, ये ओ पॉइंट हो गया, ओ एक्स या ओ एक्स डैश। नेक्स्ट अपना एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो ओ एक्स, और नेगेटिव होगा तो ओ एक्स डैश। कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस का क्या होगा, वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई का मैग्नीट्यूड।
और डायरेक्शन या तो ओ वाई पॉजिटिव और ओ वाई डैश नेगेटिव के लिए। अब हम करेंगे अगला पैरेललोग्राम लॉ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पे वेक्टर ए है, इधर वेक्टर वी है। देखिए ये डायगोनल ए सी, इस डायगोनल को डिफाइन करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़, और इस बी डी डायगोनल को डिफाइन करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन। और याद रखना पैरेललोग्राम में डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डिफाइन किया यहाँ पे ए सी को ए प्लस बी और बी डी को डिफाइन किया ए माइनस बी। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे भी मैं मैग्नीट्यूड लिखूँगी, ठीक है। मान लीजिए दोनों डायगोनल क्या हो गए, इक्वल। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए इफ पैरेललोग्राम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। आगे इफ़ ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, ए प्लस बी का सम भी यूनिट वेक्टर हो तो हम क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3। देखिए हम निकाल भी सकते हैं कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1, प्लस में मुझे a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है 2। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 2 2 जा कितने हो गए 4। यहाँ पे वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर। 4 माइनस 1 बराबर 3, तो यहाँ से वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3। तो ये हमारा आ गया √3। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a प्लस बी, मान लीजिए दो वेक्टर है उनका सम ले रखा हमने और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो वो हमेशा लेस देन होता है सम से, मतलब वेक्टर a के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होता है वो। ऐसे ही a माइनस बी है वो भी ऐसे ही प्लस में छोटा रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर हम बीच में माइनस लगा देते हैं तो वो ग्रेटर देन हो जाता है। ऐसे ही दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे, a और b वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। और a प्लस बी, इसका देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b का। और अगर a डॉट b 0 है वो कब होता है, जब वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल लॉ। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। जैसे मैं ए से बी गई, फिर बी से सी गई, फिर सी से ए आ गई, ख़त्म कर दिया, तो तीनों साइडों को जोड़ दूंगी। तो कैसे गई हूँ, ए से बी, बी से सी एंड सी से ए इक्वल टू क्या होता है, 0। दिस इज ट्रायंगल लॉ। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमेशा क्या रहने चाहिए, कौन साइड। नेक्स्ट है हमारा, अगर डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए कोई स्पेस है उसमें पॉइंट ओ है, ओ से P1 की तरफ गए, ओ से P2 की तरफ गए, ओ से P3 की तरफ गए और ओ से P4 की तरफ गए। अब मुझे इसको निकालना है। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे ओ से P1, फिर P1 से मैं P2 गई, फिर P2 से P3 गई, फिर P3 से P4 गई, तो इन सब का सम कितना होता है, 0। तब हम कह सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमेशा क्या करने चाहिए, कौन साइड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे O, लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे P4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए A और B पोजीशन वेक्टर है, A और B पॉइंट के, और C एक पॉइंट है जो इसको AC बराबर है थ्राइस ऑफ AB, तो हमें पोजीशन वेक्टर C के निकालने हैं। हमने देखा पूरा AC बटे में AB कितना आ जाएगा, 3/1। मतलब अगर AC पूरा 3 है और AB 1 है तो ये कितना बचा, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास AB रेशो BC कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है कि M ऑफ वेक्टर B, देखिए सेक्शन फॉर्मूला C के कोऑर्डिनेट निकालने का, M ऑफ वेक्टर B, तो M क्या है यहाँ पे 1, वेक्टर B क्या है C, प्लस में N क्या है 2, और वेक्टर A डिवाइड बाय M प्लस N, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे 2A, देखिए 2 रे कितने हो गए, 3 को B से गुना किया तो 3B, प्लस का 2A इधर आके माइनस का 2A और इक्वल टू C, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ लेट AD बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD को अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लूँ A का, तो AD बराबर हमने डिफाइन कर रखा है कि अल्फ़ा ऑफ AB प्लस में बीटा ऑफ AC, देन अल्फ़ा और बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए भी
बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है, उसकी कैप लगती है, मतलब ए बी कैप प्लस में ए सी कैप, मतलब इनका यूनिट वेक्टर, तो उससे हमारा क्या आता है, बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए हमें पता है ये ए बी और ए सी जो बाइसेक्टर है वो इसको ए बी रेशो ए सी में क्या करता है, डिवाइड करता है। हमेशा कैसे डिवाइड करेगा, ए बी रेशो ए सी में डिवाइड कर दिया। नाउ ए डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर मैं ये मैग्नीट्यूड ले रही हूँ ए बी का, तो मैं यहाँ से क्या उठाऊंगी, ए सी, डिफरेंट लेना में। देखिए ए बी अगर मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो यहाँ से वेक्टर क्या लूँगी, ए सी, ठीक है। अगर मैं ए सी मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो वेक्टर क्या लूँगी, ए बी, तो उल्टा लिखेंगे, डिवाइड में ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस में ए सी का मैग्नीट्यूड, ये हमने कर दिया। फिर हम उसके बाद देखिए इसको करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हमने एम रेशो एन देखा, ए बी मैग्नीट्यूड और ए सी मैग्नीट्यूड, तो ए डी क्या आएगा वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा क्या दे रखा था, ए डी बराबर अल्फा ऑफ वेक्टर ए सी प्लस में बीटा ऑफ वेक्टर ए बी, ये हमें गिवन था। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ए सी का मैग्नीट्यूड ए सी के साथ कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा, तो वो क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए सी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही आ गया ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, ये मैं उल्टा लिख गई ना, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ए बराबर है लैम्डा वेक्टर बी फॉर सम स्केलर लैम्डा के लिए। देखिए ये अगर इस नोटेशन में हो तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, जिनको हम कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। आगे देखिए, इफ़ 3 पॉइंट ए बी सी दे रखे हैं, देन फाइंड, हमें ए बी बी सी ए सी निकालना है। देन देखिए ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी बी सी ए सी, देन ए बी पैरेलल मान लो बी सी है, तो दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो मतलब एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन, तो हम कहेंगे ए बी और बी सी, अगर ऐसा आ जाए तो वो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर, और लैम्डा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा, लेट ए और बी आर नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो वेक्टर है, और हमें देखिए याद रखना, ए और बी जब नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो है, देखो नॉन मतलब वो कोलिनियर नहीं, इधर उधर है वो, ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो इस तरीके से है, और उनकी वैल्यू वेक्टर की कैसी है, नॉन जीरो, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है। देन इसने क्या कर रखा है, तो अब हम उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा एक्स ए प्लस वाई ऑफ बी इक्वल टू जीरो, लीनियर कम्बिनेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। और याद रखना जो कोफिशिएंट होंगे वेक्टर के वो हमेशा क्या होंगे, जीरो, मतलब वेक्टर खुद नॉन जीरो है लेकिन उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो। नेक्स्ट हमारा ए बी सी वेक्टर है, एक्स वाई जेड कोई स्केलर्स है, देन एक्स ए वाई बी जेड सी का जो सम है वो जीरो है। ये देखो 2 डायमेंशनल के लिए हो गया, ये 3 डायमेंशनल के लिए, तो वही इनके स्केलर क्या हो गए, जीरो। नॉन कोलिनियर के लिए स्केलर क्या होते हैं, जीरो, लेकिन जो कोलिनियर होता है, कोलिनियर भी बोल सकते हैं या कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ए बी सी कोप्लेनर कब होंगे, सेम वहीं लीनियर कम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, वो जीरो के इक्वल होगा, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं हमारे स्केलर वो जीरो के बराबर नहीं होंगे। कोलिनियर में सभी स्केलर जीरो के बराबर नहीं होंगे, बल्कि इनका जो सम है वो जीरो के बराबर होगा, ये बात याद रखना। कोप्लेनर में इनका सम किसके बराबर होगा, जीरो के। नेक्स्ट अगला है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 3 वेक्टर कोप्लेनर कम होंगे इफ़ वन ऑफ देम इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर टू। अगर एक वेक्टर को बाकी वेक्टर से लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके तो हम उसको कोप्लेनर या कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। इफ़ जैसे ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। मान लो ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर बी सी, देन इक्वल वेक्टर है, ठीक है, और ये कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर, कब, जब लैम्डा की वैल्यू 1 हो, तभी तो ए बी और बी सी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इक्वल में तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सपोर्ट, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल। नेक्स्ट है इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स आर, देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, देन 3 पॉइंट्स आर कैसे होंगे। अब देखो क्या हम एक को दूसरे के लीनियर सब में लिख सकते हैं, तो उसको हम चेक करेंगे। जैसे मान लो ये है और एक ये है, अगर मान लो इन दोनों को जोड़ूँ मैं, माइनस का इनको ऐड कर दूँ, तो हम देखेंगे कि क्या उनको लिखा जा सकता है, नहीं, वो तो हमें ऐड करके पता चलेगा। ए बी सी हमने 3 पॉइंट लिए, तो हम देखते कैसे हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने पोजीशन वेक्टर निकाली ए बी की। अच्छा, पहले ए बी बी सी वगैरह इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से मैं ए को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ये है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी
तो 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस का a प्लस का 2b माइनस का 3c, तो हमारा बच गया a प्लस 5b माइनस का 7c। ऐसे ही मैं बी सी निकालूंगी। बी सी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी घटा दूंगी, तो ये हमारा आ गया। हमने देखा ये इसका क्या है, दुगना है, तो मतलब ये बी सी बराबर लैम्डा ऑफ ए बी लिखा गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैंने बताया था इस तरह की नोटेशन क्या होती है, कोलिनियर, या इसको मैं कोप्लेनर वेक्टर भी बोल सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी विल बी कोलिनियर। 3 पॉइंट जिनका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है उनको कोलिनियर कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड। देखो भाई, ये मैंने आपको बताया था कोलिनियर करने के लिए जो स्केलर्स है उनका सम किसके बराबर होता है, 0। अगर यही वेक्टर नॉन कोलिनियर हो तो सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स है, नो 2 ऑफ विच आर कोलिनियर। इसे साफ कह दिया कि इनमें से कोई भी 2 एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है, मतलब ये नॉन कोलिनियर है। तो ऑफ इफ वेक्टर a प्लस 2b कोलिनियर, यहाँ पे a प्लस 2b कोलिनियर किसके साथ है, c के साथ, एंड b प्लस 3c जो वेक्टर है वो कोलिनियर है a के साथ। तो हमें a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू बतानी है। देखिए जो कोलिनियर हम उस हिसाब से करेंगे। a प्लस 2b कोलिनियर किसके साथ है, c के साथ, तो उसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दूंगी। a प्लस 2b बराबर है लैम्डा 1c, ये हमारे कोलिनियर वेक्टर लिखने की नोटेशन होती है। और इसी तरीके से हमारे पास b प्लस 3c बराबर है लैम्डा 2 वेक्टर a। तो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस 2b प्लस 6c की निकालनी है। अब देखिए हमारे पास a प्लस 2b, पहले मैं इसको ब्रेक करती हूँ। जैसे a प्लस 2b प्लस 6c है, तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, देखिए a प्लस 2b की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1c, वो मैंने इसमें पुट कर दी, लैम्डा 1c प्लस में 6c। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लैम्डा 1c प्लस में 6c, दोनों में c वेक्टर कॉमन, तो लैम्डा 1 प्लस c हो गया। अब इसी तरीके से हम इसी इक्वेशन को देखेंगे कि b प्लस 3c बराबर क्या है, लैम्डा 2 वेक्टर a। अब देखिए यहाँ पे 6c है, यहाँ पे 3c है। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, देखिए तो मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसको 6c और इसको 2b बना पाऊँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको लिख दिया कि वो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लैम्डा a हो गया। अब देखिए अब दोनों तरफ वेक्टर a ऐड किया, क्यों ऐड किया, देखिए इस फॉर्म को बनाने के लिए। 2b प्लस में 6c तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, a ऐड करते ही ये फॉर्म हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो दोनों में a ऐड कर दिया। अब a अब हमारे पास एक बात बताइए, यहाँ पर जो वैल्यू है 2b प्लस 6c की, ये वाली वैल्यू वो किसके बराबर है, 2 लैम्डा 2 और a, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। दोनों में a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा 2 हो गया। हमने देखा ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी हम क्या कर देंगे, इक्वल। तो यहाँ पे मैंने इनको इक्वल किया, वेक्टर c लैम्डा 1 प्लस c, वेक्टर a 1 प्लस 2 लैम्डा 2। तो अब देखिए हाँ, इनको कैसे करना है, ये लास्ट स्टेप आपको अच्छे से मतलब आना चाहिए, वरना यहीं पे आप गड़बड़ कर दोगे। देखिए जो प्लस का a है इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का a हो गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड c हैंस स्केलर मस्ट बी, देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जो स्केलर्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये हमें क्या गिवन है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कैसे गिवन है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे रखे थे उसमें। तो अब हमारा जो स्केलर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0। नॉन कोलिनियर वेक्टर कौन है, a b c, देन स्केलर्स मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। तो ये आप इसका रीजन लिख के आएंगे। तो यहाँ पर स्केलर्स कौन है, लैम्डा 1 प्लस c और 1 प्लस 2 लैम्डा 2, इनको 0 के ऊपर रख दिया, लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, इस तरीके से लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो या इक्वेशन सेकंड में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में a प्लस 2b प्लस 6c क्या है, वेक्टर c लैम्डा 1 प्लस 6। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी लैम्डा 1 की -6 प्लस 6 जो कि क्या होती है 0, तो वो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट देखिए हमारा इफ पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट है P, a प्लस 2b प्लस c, Q पॉइंट है 2a प्लस में 3b, R पॉइंट है B प्लस में T C, R कोलिनियर है तो सभी स्केलर्स का सम क्या होगा, 0। वेयर a b c आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर का मतलब नॉन कोलिनियर, तो इनके स्केलर्स इनके साथ क्या होंगे, 0। तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास p है, q है, r है। सबसे पहले हम कोलिनियर देखने के लिए p q निकालेंगे और q r निकाल देंगे। ये आपको पता है ना, सेम पॉइंट लेते हुए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले p q और q r निकालना ना भूलें, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो p q निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाऊंगी। मुझे बताइए 2a में से a गया तो a, 3b में से 2b गया तो b और प्लस c हो गया।
ऐसे ही क्यू आर निकालना है, क्यू आर, तो आर में से भी क्यू को घटाऊंगी तो बी में से -2a, देखो माइनस का 2a होएगा, और बी में से 3b को घटाए तो माइनस का 2b, और टी सी में से 0 को घटाए तो टी सी आएगा हमारा, है ना। एक मिनट, इसमें से इसको घटाया था ना, हाँ इसमें सी का कंपोनेंट नहीं है, पी आर, क्यू आर निकालने के लिए आर में से क्यू घटाएंगे तो बी में से 2a माइनस का 2b और प्लस का टी सी आएगा, ये सॉरी किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब हमें चेक करना है कि यह एक कोलिनियर है। देखो कोलिनियर के लिए एक और शॉर्टकट है, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होएगा, 1 के, वो सॉरी इक्वल होंगे इनके रेशियो, तो रेशियो कर दिया मैंने 1/2। देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे A1 के साथ क्या है 1 और -2, यहाँ पे B1 के साथ 1 माइनस का 2, 1 डिवाइड में टी आ गया, तो इन दोनों को इक्वल रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द पॉइंट ABCD विद पोजीशन वेक्टर दे रखे हमें चारों पॉइंटों की, तो हमें देखना है कि ABCD जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो कैसा है। सिंपल सा है, इन सभी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा। जैसे मान लो AB निकालना है, AB निकालना है तो B में से A घटा देंगे, BC निकालना है तो C में से B घटा देंगे, ऐसे करके आप सभी को फाइंड आउट कर लेना। AB BC CD सारे मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अगर देखिए रोम्बस के लिए डायगोनल का जो प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं भाई, 90 डिग्री पे, तो वो क्या आ जाएगा, रोम्बस। अगर इसके डायगोनल का प्रोडक्ट 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। और आप इसमें सारे साइड डायगोनल सब कुछ निकाल के देख सकते हैं, तो आप 10th वाला मेथड भी यूज कर सकते हो और ये भी। नेक्स्ट हमारा सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड फैक्ट्स। देखिए ओ क्या है, सर्कम सेंटर, याद रखना ओ को, सर्कम सेंटर क्या होता है, जो किसी ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बने, ठीक है। सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल को बाहर से कवर कर ले तो सर्कम सर्कल बन जाएगा वो, और उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर ओ बोलेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं साइड्स के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ जैसे मान लो एक ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम सभी, ठीक है। तो जो वो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को हम ओ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। जैसे मान लो ये एस है, एस से ए की दूरी, एस से बी की दूरी और एस से सी की दूरी, तो हमने जो वेक्टर फॉर्म में लेना है इनको, उन सब का जोड़ बराबर होता है 3 गुना में एस जी। जी यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपको पता है सभी मीडियंस का क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक और रिजल्ट है हमारे पास, ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर होते हैं हमेशा ओ डैश के। किसके बराबर होते हैं, ओ डैश के, मतलब सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर तक का वेक्टर है ये। और ओ डैश ए, ओ डैश बी और ओ डैश सी जो हम ऑर्थो सेंटर लिखते हैं, उन सब का सम बराबर होता है दुगना किसका, ओ डैश और ओ का। देखिए ओ यहाँ पे क्या है, सर्कम सेंटर, क्योंकि आपको पता है देखो अगर मुझे इसमें ड्रॉ करना है एक बाहर से सर्कल, तो मैं इसका क्या करूँगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का भी क्या करूँगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर, तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। फिर मैं इससे एक ट्रायंगल ऐसे सर्कल सा ड्रॉ कर दूँगी ना। तो और यहाँ पे क्या है, सर्कम सेंटर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारा बनेगा। और ऑर्थो सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर से ड्रॉ होता है ओनली, ऑर्थो सेंटर कब ड्रॉ होता है, ओनली परपेंडिकुलर से, याद रखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ड्रॉ होता है, शायद मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया था कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑर्थो सेंटर है वो ओनली परपेंडिकुलर से ड्रॉ होता है, उनका मीटिंग पॉइंट होता है। और जो सर्कम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड से ड्रॉ होता है, ओके। ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओ डैश ए, ओ डैश बी, देखिए ओ डैश से ए, ओ डैश से बी और ओ डैश से सी वो बराबर होता है ए पी, मतलब दुगना होता है किसका, सर्कम सेंटर की रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना 2r का मतलब डायमीटर, तो वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल का जो डायमीटर है उसके इक्वल होता है। अब जी हमारा सेंट्रोइड है जो कि क्या है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट है। तो याद रखना ए से ए डैश प्लस बी से बी डैश, सी से सी डैश। देखिए मैंने आपको ये ऑर्थो सेंटर बता चुकी हूँ। हाँ यहाँ पर हम थे कि ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी और ओ डैश सी मतलब ऑर्थो सेंटर से ए वेक्टर की दूरी, ऑर्थो सेंटर से बी की, ऑर्थो सेंटर से सी जो हमारा वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, हमारा वेक्टर जो फॉर्म हुआ है, उन सब का जो जोड़ है वो बराबर क्या होगा, दुगना, मतलब डायमीटर का दुगना।
याद रखना सर्कम सर्कल का जो डायमीटर है उसका डायमीटर के इक्वल होगा, दुगना तो रेडियस का ही है, किसका दुगना है, रेडियस का, तो डायमीटर के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी डैश, जिसमें जी डैश सेंट्रोइड है, इसमें कौन सेंट्रोइड है, जी। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं, ए से ए डैश, बी से बी डैश और सी से सी डैश, इनकी दूरी निकालूं, तो इन दोनों जो सेंट्रोइड है मतलब ए से ए डैश एक वेक्टर ड्रॉ करूं, बी से बी डैश, सी से सी डैश, तो इन सबका जो सम है वो बराबर होगा जी डैश के 3 गुना से। मतलब इन वेक्टर्स का जो एडिशन है वो किसके इक्वल है, 3 गुना में जी डैश, मतलब एक सेंट्रोइड से दूसरे सेंट्रोइड के वेक्टर के 3 गुना। अब देखिए हम जानते हैं एक ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल है और डी अगर पैरेलल है बी सी, तो मिड पॉइंट थ्योरम है ये, डी हाफ ऑफ ए बी सी भी हो जाएगी, तो इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। आगे देखिए, सम ऑफ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज 0। तो देखिए इसने क्या कर रखा है, सम ऑफ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। देखिए मान लो ये वेक्टर है ये सामने की वर्टिसेज है, इससे मिड पॉइंट की तरफ हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए डी, ऐसे ही बी ई और एक सी एफ, तो इनको हम मीडियंस भी बोलते हैं ना, मीडियंस। तो ए डी बी ई और सी एफ सभी मीडियंस का जोड़ कितना होता है, 0, या हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी मीडियन वेक्टर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हमारा इन पैरेललोग्राम लॉ। देखिए भाई हम जानते हैं ओ ए बी सी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर जो डायगोनल है, अगर डी मिड पॉइंट है ओ ए का, देखिए डी मिड पॉइंट किसका है, ओ ए का, और यहाँ पर ये सी है, तो हम जानते हैं इसको 1:2 में डिवाइड करता है। देखिए 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ते थे, एक पैरेललोग्राम होता था और ये एक डायगोनल होता था, है ना, एक लाइन को 3 हिस्सों में ट्राइसेक्ट करता है, ये पढ़ा है ना कि वो 3 हिस्सों में ट्राइसेक्ट करता है, तो इसलिए 1:2 याद रखना, इसको ट्राइसेक्ट करता है वो हमेशा। और डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटर के, अगर वो बाइसेक्ट कर जाए, डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर जाए तो हम उसको क्या बोलते थे, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट है, ज्वाइन कर दिया, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक पैरेललोग्राम आता है, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। जैसे ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका मिड पॉइंट हो गया पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, इन सभी को मैंने ज्वाइन किया, तो हमारा ये भी क्या बनता था, हमेशा एक पैरेललोग्राम। इधर देखिए मान लीजिए एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, याद रखना पी मिड पॉइंट किसका है, ए डी का, और क्यू मिड पॉइंट है ए सी का। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ए बी और डी सी वैक्टर का हाफ कर दूँगी। इसको निकालने के लिए क्या कर दूँगी, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए बी और डी सी वैक्टर का क्या कर दूँगी, मैग्नीट्यूड का हाफ। मैग्नीट्यूड के सम का हाफ है ना, ये मैग्नीट्यूड के सम का हाफ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम गिवन है, पी किसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे डायगोनल का। देखिए ये इसमें थोड़ा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं है, मिड पॉइंट को हम बीचों बीच बनाएंगे, वैसे मिड पॉइंट को इधर बीचों बीच बनाना था पी, और इसमें मिड पॉइंट इसको भी क्यू ऐसे बीचों बीच बनाना है, ठीक है, और ये पी क्यू ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो देखिए ये किसके सामने है, ए बी और डी सी, इसको याद करने की ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और डी सी को जोड़ के उसका देखिए जोड़ के ना होके, देखिए ये देखिए ए बी इतनी बड़ी है और डी सी कितनी है, इससे छोटी है, तो पी क्यू तो कितना छोटा है। अगर इसको निकालना है तो पूरी ए बी में से डी सी घटा दूंगी तो पी क्यू आ जाएगा, और उसका क्या कर दूंगी, आधा। इसको याद करने की ट्रिक है, तो कैसे याद रखेंगे, ए बी में से इसमें डी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी के मैग्नीट्यूड में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका क्या कर देंगे, आधा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ए बी मैग्नीट्यूड, ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें डी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, आधा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, ई एफ मिड पॉइंट्स है ए सी और बी डी के, डायगोनल्स के मिड पॉइंट है। देखिए जैसे ही ये डायगोनल बन रहे हैं, डायगोनल का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या है, ई, और इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, एफ दे रखा है। तो ये किसके अंदर हो रहा है, क्वाड्रिलेटर, और ये किसके अंदर हुआ है, एक ट्रेपीजियम में, ये फ़र्क है। ये भी देखो डायगोनल का मिड पॉइंट है और ये भी डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू निकालने के लिए ए बी में से डी सी के मैग्नीट्यूड को घटा के आधा कर दिया, लेकिन ये है क्वाड्रिलेटर में मिड पॉइंट, तो इसमें ई एफ निकालना है, ई एफ निकालना है। अब निकालेंगे हम इसको साइड्स की हेल्प से, डायगोनल की साइड्स की हेल्प से निकालने के लिए ए बी सी डी ए, ठीक है, इन सबको जोड़ा और उसका 4 गुना हो जाएगा ई एफ।
देखिए 4 साइड है तो चारों साइडों का क्या हो जाएगा 4 गुना। तो ऐसे याद करने की ट्रिक है। देखिए ए बी ए डी और सी बी और सी डी याद रखना। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, ए बी ए डी, ये हो गया ए से शुरू, ए बी ए डी। अब याद रखना ए बी के सामने कौन है डी सी, लेकिन उल्टा लेंगे सी डी, ठीक है। ए डी के सामने कौन है बी सी, लेकिन इसका उल्टा क्या लेंगे सी बी। ये याद करने की आपकी ट्रिक होगी। आगे देखिए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए वेक्टर ए है, उसको लीनियर कम्बिनेशन कब बोलेंगे सभी वेक्टर का, अगर वहाँ पे कोई स्केलर्स एग्जिस्ट कर जाए m1 से लेकर mn, किस तरीके से कि वेक्टर आर इन सभी स्केलर के साथ क्या हो सम। तो ये m1 a1 m2 a2 से लेकर mn an का सम हो जाएगा, तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन बोलेंगे वेक्टर का। आगे हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक सिस्टम a1 a2 से लेकर an को हम लीनियर इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, अगर उन सब का जोड़ किसके बराबर होगा 0 के, और लीनियर इंडिपेंडेंट में किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, इससे सभी स्केलर्स की वैल्यू कितनी होगी 0। याद रखना लीनियर इंडिपेंडेंट में सभी स्केलर्स क्या होते हैं 0 के इक्वल। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट रिजल्ट है ए पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर इज। याद रखना नॉन कोलिनियर है तो उनको नॉन मतलब किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरी याद करने की ट्रिक थी। नॉन कोलिनियर मतलब किसी पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और हमें पता है नॉन कोलिनियर वेक्टर को जब हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं तो सभी स्केलर्स क्या आते हैं 0, इसलिए सारे स्केलर 0 है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ही वो। और इसी तरीके से नॉन कोप्लेनर भी वही सारे स्केलर्स 0 के इक्वल होते हैं तो वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, ए सेट ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट कब होगा, अगर वहाँ पे स्केलर लीनियर कम्बिनेशन में लिखने के बाद इसमें सारे के सारे स्केलर 0 के इक्वल ना हो तो उसको हम लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। आगे ए पेयर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कोलिनियर जो वेक्टर होते हैं उसमें सारे स्केलर्स 0 के इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उनका सम 0 के इक्वल होता है। तो वो कैसे होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि सारे स्केलर्स इसमें 0 नहीं होते। और ट्राइड ऑफ कोप्लेनर, याद रखना जो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उनको डिपेंड रहने की भी जरूरत है, इससे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। 3 वेक्टर पोजीशन वेक्टर दे रखिए ए बी सी कोलिनियर हैं, अगर वहाँ पे स्केलर एग्जिस्ट करे और इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दें, और मैंने आपको बताया था कोलिनियर में स्केलर्स का जोड़ किसके बराबर होता है 0 के, तो उनका जोड़ किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट हमारा ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, देन आर कोई वेक्टर है, उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लीनियर कम्बिनेशन में। तो देखो हमने आर को एक्सप्रेस किया यहाँ पर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आर को एक्सप्रेस किया एक्स ऑफ ए वाई ऑफ बी जेड ऑफ सी एक्सप्रेस कर दिया इसमें, जिसमें एक्स वाई जेड क्या है स्केलर, तो नॉन कोप्लेनर लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया है। आगे ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है, देन एनी वन ऑफ ए बी सी कैन बी रिटर्न एज। देखो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर है तो एक को दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ए है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, B C, और कोप्लेनर दिखाने के लिए एक शॉर्टकट है, इनका डिटरमिनेंट क्या किसके बराबर दिखा दो 0 के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कोप्लेनर दिखाने के लिए हम इनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल दिखा देंगे 0 के। नेक्स्ट देखिए 2 कोलिनियर, याद रखना ये मैं थोड़ा सा रिव्यू करा रही हूँ वापस से। 2 जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं हमेशा कोलिनियर हमेशा डिपेंड करेगा और नॉन कोलिनियर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। और 3 कोप्लेनर कोलिनियर, एक ही बात समझो, 3 कोप्लेनर वेक्टर भी हमेशा डिपेंडेंट होंगे और नॉन कोप्लेनर इंडिपेंडेंट होंगे। और जब 3 से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तो वो हमेशा डिपेंड करने वाले बनेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, नया एक न्यू रिजल्ट है यहाँ पे, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर प्रूव करने के लिए। किसको प्रूव करने के लिए? नॉन कोप्लेनर। मान लो ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, उसको नॉन कोप्लेनर करना है, तो मैं इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? देखिए डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो जो x1 है, x1 का जो डिटरमिनेंट है वो y1 के डिटरमिनेंट और z1 जो इनके कोफिशिएंट्स हैं i कैप j कैप के, सॉरी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर मैं उनका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो एक का मैग्नीट्यूड बाकी 2 के मैग्नीट्यूड के सम से क्या होगा? बड़ा। देखिए इसमें भी एक का मैग्नीट्यूड बाकी 2 के मैग्नीट्यूड से क्या है? बड़ा है ना। तो ऐसे ही z3 किससे बड़ा है? x3 और y3 के मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो वेक्टर बाइसेक्टर निकालना हो, हमें एक वेक्टर निकालना है, जो एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो 2 वेक्टर एंगल बाइसेक्टर है ए और बी वेक्टर का, तो उसको निकालने के लिए कैप लगाएंगे, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक कर रखी है, ए कैप बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। क्या कर रखी है? ए कैप प्लस
बी कैप, और वो साइड्स वाला था एक जो हमने पीछे किया था। तो ए कैप को कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, बी कैप को कैसे लिखते हैं, वेक्टर बी डिवाइड में मैग्नीट्यूड। तो याद रखना दोनों के यूनिट वेक्टर का सम होता है ये। आगे बटे में 2 वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सम होएगा, मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर का ओनली सम होगा। आगे मान लीजिए लेट सी कैप बराबर है ए कैप प्लस बी कैप, हमेशा यूनिट वेक्टर आता है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखिए भाई थीटा कोई एंगल है बिटवीन ए एंड बी, तो कोस थीटा कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रही हूँ उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आएगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो ए डॉट बी डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी की ए पर निकालनी है, तो देखो ए पर निकालनी है तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कंपोनेंट निकालना है ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालो, या मैं ऐसे लिखूँ वेक्टर कंपोनेंट निकालो। क्या बोलूँ मैं इसको, वेक्टर कंपोनेंट, या मैं बोल दूँ वेक्टर प्रोजेक्शन, वो स्केलर प्रोजेक्शन थी, अगर मैं बोलूँ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या कंपोनेंट निकालूँ तो वो एक ही बात होती है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है या वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी, मतलब ऊपर डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और वेक्टर बी बाहर रहेगा इनसे, ठीक है। और अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है तो याद रखना ए का बी के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना है, तो वेक्टर ए में से मैं जो कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, वेक्टर ए में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, उसका कंपोनेंट। नेक्स्ट देखिए कुछ रिजल्ट्स है, अल्फ़ा वेक्टर ए डॉट बी, मतलब स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में, तो इस स्केलर को मैं बाहर कर दूंगी और ए और डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी। ऐसे ही मान लीजिए ए के साथ स्केलर है, ए वेक्टर के साथ स्केलर अल्फ़ा है और बी वेक्टर के साथ बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा बाहर और ए डॉट बी। ऐसे ही ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी में माइनस आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे वेक्टर ए का स्क्वायर ए, जैसे हम सिंपल नहीं करते थे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वैसे ही ये वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, दुगना वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। इसी तरीके से वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है, दोनों डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर्स कैसे होंगे, याद रखना परपेंडिकुलर। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, वो कब होंगे, ए डॉट बी जीरो तो ऑर्थोगोनल हो। ऐसे ही वेक्टर ए प्लस बी का सम, जोड़ का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वो पैरेलल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं। आगे ए प्लस बी दे रखा है, याद रखना अगर सम के बराबर होते हैं तो इनको पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। आगे ए प्लस बी का सम, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ए प्लस बी का जो सम है वो बराबर होता है 2 cos थीटा बाई 2, याद रखना। और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2 sin थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 निकालने के लिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। और याद रखना जब ए और बी कैसे होने चाहिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है, तभी ये लागू होगा। नेक्स्ट हमारा प्लस में कोस थीटा बाई 2, माइनस में साइन थीटा बाई 2, tan में इन दोनों का साइन बाई कोस कर देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट हम करेंगे अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स F1 एंड F2। देखिए दो फोर्स लगा रखे हैं, उसको डिस्प्लेस कर दिया एक पॉइंट P से एक पॉइंट Q पर ले आए। देखो P पॉइंट क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और अगला Q पॉइंट क्या है, 5i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है। देखिए हम जानते हैं फोर्स रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों फोर्स का हम एडिशन कर देंगे, एडिशन कर दिया तो 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब देखिए 4 और 3 कितने हो गए, 7i कैप, j कैप में j कैप जोड़ा 2j कैप, और 4 3 और 1 कितने हो गए, 4k कैप। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए देखो मान लो पी क्यू निकालनी है तो क्यू में से पी के घटा दूंगी, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगी, इनका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40 यूनिट। अब देखिए ए और बी यूनिट वेक्टर है
और a प्लस बी का जो सम है वो 1 के इक्वल है, और a माइनस बी जो वेक्टर है उसका सम √3 के इक्वल है। देन 3a प्लस में 2b मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। देखिए जो हमें निकालना है वहीं से शुरुआत करेंगे हम, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, या स्क्वायर भी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर, 3 2 जा 6 a डॉट बी, और 3 2 जा b डॉट a, और 2 दूनी 4 वेक्टर b का स्क्वायर, ये हो गया। और देखिए हमारे पास 9 ये वेक्टर a और b यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो 9 गुना में 1, 4 गुना में 1, 6 6 कितने हो गए 12। अब हमारे पास 9 और 4 तो हो गए 13, a डॉट बी की वैल्यू हमें नहीं पता। देखिए इसको मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ, मैंने इस तरीके से निकाला एक डॉट बी। देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट बी, यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, b का भी कितना है 1, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b बराबर क्या है 1। तो यहाँ पे a डॉट b 1 से 1 तो कट गया, अब देखो प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, और ये 2 डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1/2। देखिए ये यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, 13 प्लस में 12 गुना में माइनस के 1/2, 2 से 12 को काटा 6 पे, 13 में से 6 गए 7 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर की वैल्यू थी, और वैसे निकालने के लिए हम इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर ए दे रखा है अल्फा आई कैप 2j कैप प्लस में बीटा के कैप लाइज इन द प्लेन, वो किस प्लेन में लाई करता है वेक्टर बी के, बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप, और सी बराबर है जे कैप प्लस में के कैप, एंड वेक्टर ए है जो बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन बी और सी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखिए क्या कर रखा है, वेक्टर ए बाइसेक्ट करता है बी और सी के बीच में, तो देखिए हम जानते हैं एक मिनट, यहाँ पे इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी, इस प्लेन में है तो कोप्लेनर वेक्टर हो गए ना ये। वेक्टर ए किस में है, लाइज इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन का मतलब यहाँ पे वेक्टर ए बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन बी एंड सी, पहले हम ये निकालेंगे। देखो वेक्टर ए किसको बाइसेक्ट करता है, बी और सी के बीच में वेक्टर को, तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कैप लगाते हैं, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो वेक्टर ए बराबर क्या होएगा, बी कैप और सी कैप, बी कैप और सी कैप का जोड़ हो गया, और इसके प्लेन में है, प्लेन में है तो कोप्लेनर है, कोप्लेनर की वजह से उसको पैरेलल लिख दिया। वेक्टर ए किसके पैरेलल है भाई, बी कैप प्लस सी कैप के, इस तरीके से लिखा लिख दिया। तो वेक्टर ए बराबर आ गया लैम्डा बी कैप प्लस सी कैप। देखिए इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। ए हमारे पास क्या है, अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप, लैम्डा बाहर, बी कैप, देखो बी क्या है आई कैप प्लस जे कैप है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो गया, ऐसे ही इसका भी √2 हो गया। अब मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा बाई √2 है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, जे कैप का मैग्नीट्यूड इधर 2 है, इधर जे कैप का मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई √2 प्लस में लैम्डा बाई √2, तो कितने हो गए 2 लैम्डा बाई √2 हो गए। अब 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई √2, तो हर बार लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक मिनट, 2 से 2 कैंसिल, √2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई √2, आने के बाद ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया लैम्डा बाई √2, तो लैम्डा की वैल्यू है √2 को √2 से भाग किया 1, ऐसे ही बीटा बराबर है लैम्डा बाई √2, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी √2 बाई √2, 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है सच दैट एंगल बिटवीन ए और बी अल्फा है, बी और सी के बीच में बीटा है, सी और ए के बीच में गामा गामा है, देन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, तो हमें कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है ना वो लिखेंगे कि ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा, तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ से 1 गुना में 1 कोस अल्फा, तो ए डॉट बी कोस अल्फा आ गया। ऐसे ही बी डॉट सी कोस बीटा आ जाएगा, सी डॉट ए क्या आ जाएगा कोस गामा हो गया। अब देखिए मैंने बताया था जब भी किसी चीज़ को निकालना उसका जैसे 2 दे रखा तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ से वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट बी ए डॉट सी, देखो ए को ए से किया वेक्टर ए का स्क्वायर, ए को बी से किया ए डॉट बी, ए को सी से किया ए डॉट सी, बी को ए से किया बी डॉट ए, बी को सी से किया बी को बी से किया बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी को सी से किया बी डॉट सी, ऐसे ही सी को ए के साथ किया सी डॉट ए, सी को बी के साथ किया सी डॉट बी, सी को सी से क्या किया वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर क्या है वैल्यू दे रखे 2 का स्क्वायर, ए की मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना आ गया 3, इन सब में 2 कॉमन ले लिया तो ए
डॉट बी सी डॉट ए बराबर 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 में से 3 गया 1 और बटे में 2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ये हमें निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए, और हम क्या जानते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ये प्लस में आ रखी थी माइनस में नहीं है, किसमें है प्लस में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकाल दी हमने। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर 1, देन एंगल बताना है ए और बी के बीच में। देखिए ए माइनस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो हमें गिवन है वो कितना दे रखा है 1, तो हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी बराबर कितना है 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का 1 और यहाँ पे 1 से 1 कट गया, तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और डिवाइड में माइनस का 2 प्लस के 1/2 आगे, और ए डॉट बी को हम खोल सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1 कोस थीटा 1/2 कब होता है 30, तो थीटा आ जाएगा 30। सॉरी, नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कोस थीटा हमें पता है इनके बीच में एंगल बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अगर मान लो मैं इसको अलग तरीके से लिखना चाहूँ, ए के कंपोनेंट क्या होता है A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है A1 की B1 के साथ गुना, सॉरी इसमें कंपोनेंट को ऐसे ले रखा है, वेक्टर ए के कंपोनेंट को A1 आई कैप B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप, ऐसे A2 के वेक्टर बी को ले रखा है A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप, जैसे हम लाइन वाले को करते थे ना 10th क्लास के अंदर वैसे ही। तो अब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, ये C है, ऐसे ही A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर A1 स्क्वायर, मतलब इधर भी स्क्वायर हो गया है ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर किया क्यों गया है ताकि रूट को कैंसिल कर सके, हमने कर दिया। और हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमने यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमने देखा ये इधर गया तो ये लेस देन दिस वन आ गया। तो अब आगे देखिए, ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है सच डैट ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर है, देन फाइंड ज्योमेट्रिकल रिलेशन बताना है दो वेक्टर के बीच में। देखिए ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी, तो इस प्लस वाली रकम को इधर आके माइनस ले आए, तो मैंने दोनों में ए डॉट कॉमन ले लिया बी माइनस सी, तो दो का देखिए दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी माइनस सी पर परपेंडिकुलर है ना, तो बी माइनस सी ए के बराबर, बी माइनस सी ए तो हमें क्या रखा नॉन जीरो वेक्टर है, वैसे तो तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर क्या रखा है ना, तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता ये वेक्टर, इसका मतलब बी माइनस सी जीरो के इक्वल हो गया, तो बी और सी क्या हो गए बराबर, इसका मतलब बी और सी इक्वल वेक्टर है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। आगे देखिए ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है सच डैट इक्वल मैग्नीट्यूड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है जीरो, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो हमें एंगल बताना है ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के बीच में। देखिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जीरो दे रखा हमें और इनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा हमें इक्वल। अब आगे देखिए इसको हमें कैसे करना है, देखिए मुझे पता है कोस थीटा निकालना है, मुझे किसके बीच में वेक्टर ए और ए डॉट बी डॉट सी के बीच में, तो मैं क्या लिखूंगी नीचे इसका मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको मैंने एक्स नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया एक्स दे दिया। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगी जैसे डॉट प्रोडक्ट करूँगी इसके साथ, तो ये तो क्या आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट बी और ए डॉट सी, नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है एक्स है, तो पहले मैं ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, तो मैं इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी सी डॉट ए सी, ये हमें मालूम है काफ़ी बार कर चुके हैं हम, तो देखो एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गए, और हमें पता है इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो, तो 2 गुना में जीरो जीरो हो जाएगा ये, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 3x स्क्वायर, इधर जाके ये √3x हो गया। अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, देखो ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये जीरो है ना, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड x है और इसका कितना आया है √3x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 1/√3 और कोस थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स 1/√3,
नेक्स्ट देखिए भाई, ए प्लस बी, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के, और ए प्लस बी बराबर क्या है, सी। तो हमें एंगल बताना है ए और बी के बीच में। देखिए हमने क्या दे रखा है, जो हमें गिवन है ना, हम वहीं से शुरू करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर सी। तो हमें ए और बी के बीच में एंगल बनाना है, और ए प्लस बी का सम किसके बराबर है, सी के। तो देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने इसमें, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस में ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ये वेक्टर सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब देखो हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि ए प्लस बी वेक्टर का सम सी के बराबर है, तो इसमें भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। देखिए मैंने किया, तो यहाँ से वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी बराबर है वेक्टर सी का स्क्वायर। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हमें पता है ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा बराबर है सी का स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए फर्स्ट में भी यह वेक्टर सी के स्क्वायर के बराबर है, और इसमें भी वेक्टर सी के स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों को इक्वल रखा हमने। तो देखिए इक्वल रखने के बाद ए का मैग्नीट्यूड वाला स्क्वायर वाला कट गया, बी के मैग्नीट्यूड वाला स्क्वायर वाला कट गया, 2 से 2 कट गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कट गया, तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया 1, और कोस थीटा 1 कब होता है 0 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 डिग्री। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो क्या होता है ए डॉट बी डिवाइड में वेक्टर बी, और पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर बी का स्क्वायर नीचे डिवाइड में और वेक्टर बी ऊपर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए वास्तव में प्रोजेक्शन का मतलब परछाई टाइप का होता है, जैसे ओ एम है, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम मैग्नीट्यूड और गुना में ए कैप, और आगे देखिए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर इज 1/√30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। स्केलर प्रोजेक्शन वही है जो भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, ए डॉट बी डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास बी की, और डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो हमने निकाल दिया, और वो हमें दे रखा है स्केलर प्रोजेक्शन वैल्यू 1/√30। अब देखिए मैंने इसको इससे गुना किया, 2x माइनस माइनस प्लस 1 और 5 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 और 31, 30 से √30 कट गया, तो ये 5 और 1 6, और प्लस का 6 इधर रखे -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 है, सॉरी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, प्लस का 5 इधर रखे माइनस का 5, तो 5/2 हो जाएगा हमारा आंसर। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चन करेंगे। देखिए याद रखना, जब डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो थीटा एक्यूट होता है, जब डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो थीटा कैसा होता है, ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से 180 के बीच का। अब देखिए ए और बी दे रखे हैं, और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखे हैं, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हम करेंगे ए थीटा एक्यूट है, गिवन क्या है, थीटा कैसा है एक्यूट, तो ए डॉट बी अगर थीटा एक्यूट है तो ए डॉट बी किसके ग्रेटर देन होता है 0 के। देखो सिर्फ इतना गिवन था हमें, और हमें ए निकालना है, तो पेपर में हम इसको कैसे करेंगे, इस रिलेशन को याद रखते हुए कि ए डॉट बी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ए डॉट बी करेंगे तो एक्स की एक्स प्लस 1 के साथ, एक्स माइनस 1 की 1 के साथ, और 1 की ए के साथ, ग्रेटर देन क्या आएगी 0, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस में ए, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, एक्स में एक्स जोड़ा 2x माइनस का 1 प्लस ए, और हम जानते हैं डिटरमिनेंट निकाल लेंगे डी लेस देन क्या होता है 0, अगर पहला कंपोनेंट क्या हो बड़ा, देखिए ए बड़ा है 0 से, तो डी क्या होता है लेस देन 0, याद रखना डी क्या होता है लेस देन 0, तो डी को लेस देन 0 लेना में, यहाँ पे बी का स्क्वायर -4 है, सी बी का कंपोनेंट क्या है 2, सी हमारे पास क्या है a-1, और ए क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 गुना में a 1, और सी क्या है यहाँ पे a-1 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 4, तो 8 माइनस 4a लेस देन 0, 8 लेस देन 4a, तो 2 किससे छोटा है a से, या a बड़ा है 2 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर एनी वेक्टर आर, हमें क्या देखा है, आर डॉट आई कैप का स्क्वायर निकालना है, आर डॉट जे कैप का स्क्वायर निकालना है, आर डॉट के कैप का स्क्वायर निकालना है। वैसे वेक्टर आर का स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए मैंने वेक्टर आर को मान लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसका आई कैप के साथ का स्क्वायर है वाई, देखिए इसको कैसे निकाला गया है, देखो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो इसको किया हमने, सिर्फ आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये एक्स आ गया, एक्स का स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आर की के साथ करूँगी, के वाला क्या है जेड का कंपोनेंट, और ये जे वाला क्या है वाई का कंपोनेंट, तो ये भी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जो कि क्या है आर का स्क्वायर, वेक्टर आर का स्क्वायर ही है ना मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है ए और बी आर यूनिट वेक्टर है सच डैट ए डॉट बी क्या है कोस थीटा, हाँ कोस थीटा होगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो हमें ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है, 2 कोस थीटा बाई 2 होती है वैसे भी,
है ना। अब मान लो इसको मुझे फाइंड आउट करना हो तो कैसे करूँगी, देखिए ये मैं ऊपर करती हूँ। मैं जानती हूँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर कर दिया तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, इसके यूनिट वेक्टर देखा है, ए डॉट बी दे रखा हमें कोस थीटा, ए डॉट बी कितना है कोस थीटा, ये वाली वैल्यू। तो देखो इसका एक मिनट, हाँ इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 2 कोस थीटा, ये लिखा। एक और एक कितने होते हैं 2 प्लस में 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा हो गया 2। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना हमारे पास। अब देखिए मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है कि ए प्लस बी के जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 कोस थीटा बाई 2 होती है। देखो जब मैं स्क्वायर उधर लेके जाऊंगी, हाँ जी ये 2 कॉमन है, एक 2 और आएगा, ये 2 कॉमन है और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक और 2 मल्टीप्लाई में आएगा। अब सही हुआ ना ये, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 2 कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हमने यहाँ से देखा ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी बी वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है सच दैट द एंगल बिटवीन ए और बी का अल्फा है, बी और सी का बीटा है, सी और, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए ए और बी आर 2 वैक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, और इफ़ ए और बी का मैग्नीट्यूड 2 है देन एंगल बिटवीन ए और ए प्लस बी के बीच में निकालना है। देखिए मुझे एंगल निकालना है ए डॉट ए प्लस बी के बीच में, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो इसको इससे गुना किया तो वेक्टर ए का स्क्वायर, ये ए डॉट बी, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है भाई हमें रूट वो 2 दे रखा है, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है क्या, हाँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकाला है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, 2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 2, और थीटा में दे रखा है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री, कोस और ए डॉट बी को खोल दिया 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और कोस 60 खोला, तो हमारे पास देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 2, और ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, तो यहाँ पे कितना है 2 से कटा 4 पे 4 4 8 4 12, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12, और जब स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 गुना में रूट 12 कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीटली सोल्व आउट कर लेंगे, ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। याद रखना जब भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन में निकालना पड़े तो हमेशा उनका जो ए क्रॉस बी है उसकी कैप होती है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की कैप, तो देखो ए क्रॉस बी की कैप निकालनी है, तो कैप कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर यूनिट वेक्टर इन द प्लेन डायरेक्शन दे रखा हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट की कैप होती है। ठीक है, क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की कैप, और परपेंडिकुलर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकालना जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ए एंड बी, तो हमेशा 2 के प्लेन में परपेंडिकुलर होता है तो उनमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसलिए उसकी कैप निकालनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने दे रखा है, मान लो वेक्टर आर बराबर आई, वेक्टर आर डॉट आई कैप बाहर, वेक्टर आर डॉट जे कैप बाहर, वेक्टर आर डॉट के कैप बाहर, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए भाई ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं इन स्पेस, एंड आर बी एनी वेक्टर है इन स्पेस में, आर बराबर है आर डॉट ए कैप। देखो आर डॉट ए कैप को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए कैप को लिख सकती हूँ वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, है ना। इस भी ए कैप कैसे लिख सकती हूँ, वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ए को ए से गुना किया वेक्टर ए का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से आर डॉट बी कैप को कैसे लिख सकती हूँ, वेक्टर बी डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, बी कैप को वेक्टर बी डिवाइड में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ये आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं। आगे देखिए कोसाइन ला, देखिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, देखो ए के सामने वेक्टर ए, और याद रखना बी के सामने वेक्टर बी और सी के सामने वेक्टर सी, देखो ये जा रहे ना उसी पॉइंट पे मिल गए, ट्रायंगल बना दी मैंने। देखो हम जानते हैं सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये ए है तो ये पाई माइनस ए होएगा ना। तो अब कोसाइन ला क्या कहते हैं, मान लो देखो हम जानते हैं ए का, देखिए मैंने इसको सीधे याद रख रखा है कोस ए निकालना है मुझे, ए निकालना है तो ए का स्क्वायर वाले कंपोनेंट को घटा दूंगी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है
आगे देखिए, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, परपेंडिकुलर वाला निकालना है, ये मैंने बताया था। वेक्टर बी में से उसका वेक्टर कंपोनेंट घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर होता है, याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में प्लस कर दो डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो हमेशा बराबर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। आगे देखिए, ए डॉट बी का स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए क्रॉस आई क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा दुगना होता है वेक्टर ए का स्क्वायर। आगे देखिए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिख सकते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, याद रखना एक ही पॉइंट पे शो होने चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और डिवाइड बाई 2। ऐसे ही मैं बी के केस में, सी के केस में निकाल सकती हूँ। आगे देखिए, एरिया ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है ना, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, उसका एरिया क्या होता है, दोनों डायगोनल ए सी गुना में बी डी। याद रखना, क्वाड्रिलेटर का एरिया ए सी और बी डी जो दोनों डायगोनल है उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 होता है। आगे देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, मान लो ए बी सी 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हों, तो डायरेक्ट उससे मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो देखो साइकिल चलेगी ए बी सी में, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। याद रखना, साइकिल चलेगी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 2। आगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सी एम निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सी एम निकालना है, तो उसके लिए एक देखिए सी एम निकालने का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ गुना में बेस गुना में हाइट, है ना, तो हाफ बेस क्या है ए बी, हाइट क्या गिर रही है सी एम गिर रही है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास पता है ये फॉर्मूला है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, सी एम निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड को भाग कर दो और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बी माइनस ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए, बी सी पर, हाँ बी सी पर निकालना हो तो ए से बी सी पर निकालना तो बी सी के मैग्नीट्यूड का माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, इफ़ ए बराबर है एक्स आई कैप एक्स माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर है, ये एक्यूट एंगल बना रही हूँ, देन वैल्यू ऑफ ए निकालना है। एक्यूट एंगल बनाना है तो मैंने बताया था ए डॉट बी ग्रेटर देन क्या होता है 0, तो ए डॉट बी निकालेंगे, एक्स आई कैप एक्स माइनस 1 जे कैप प्लस में के कैप डॉट एक्स प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस में ए के कैप। अब देखो गुना करी, एक्स की एक्स प्लस 1 के साथ, एक्स माइनस 1 की 1 के साथ और 1 की ए के साथ गुना कर दी, ए डॉट बी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0, वैल्यू पुट करी। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ए बड़ा है 0 से तो डी लेस देन 0 होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी लेस देन क्या होगा 0, तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये हम पीछे भी कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे है लैग्रांज आइडेंटिटी। देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि लैग डाली 2 लोगों पे, तो लैग जो होती है हमारी 2 होती है और जब दोनों निकलेगी लैग तो उनका सम होगा। तो लैग देखो जो वेक्टर होता है उसमें 2 मेन चीज़ें हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो लैग डालेगा डॉट प्रोडक्ट पे और क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, उसका स्क्वायर बराबर आएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है, याद रखना, प्लस चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, इसको हम बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। देखो याद करने का ट्रिक अगेन, लैग डाली 2 लोगों पर, 2 लोग कौन है जो हमारे पूरे वेक्टर में इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस लैग दोनों प्लस कर लेंगे, प्लस में डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं ओनली प्रोडक्ट का स्क्वायर है, बराबर है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, कोची सचवर्ड इनइक्वालिटी, मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, कोची बोलता है सच और सच बोलता है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए। कोची सचवर्ड इनइक्वालिटी को कैसे याद रख रखा है कि कोची हमेशा बोलता है सच और सच बोलता है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो कोची कहता है डॉट प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए सच बोलता है वो लेस देन इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ ए 2b एंड 3c बराबर 4 है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए भाई हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब आ सकता है, जब इनका इसी के साथ स्क्वायर कर दो, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से निकाल रखा है, वैसे तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, लेकिन इसने क्या कर रखा है यहाँ पे पहले इसको कंपोनेंट में अलग कर दिया। हाँ, तो इसको हम इसी ट्रिक से करेंगे वरना ये क्वेश्चन होगा नहीं,
देखिए याद रखना a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 4 दे रखा है, तो इसको मैंने वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये कार्टेशियन है तो वेक्टर में तोड़ दिया मैंने। इसको लिख सकती हूँ a आई कैप b j कैप और 6 j कैप, और ये i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप एक वेक्टर हो गया। उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। अब डॉट है इसमें, है ना, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 के देखो a डॉट b डिवाइड में इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हाँ, तो हमें ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। डिवाइड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 कितने हो गए √14। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया हमने, ताकि रूट कैंसिल कर दें। ये रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हम जानते हैं जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। तो 16/14 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखो 2 से कटा 7 पे, 2 से कटा 8 पे, तो 8/7 लेस देन इक्वल टू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही हमें निकालना था। या हम उल्टा कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 8/7 से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, सी में ही ट्रिक लगानी है हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद जेड एक्सिस एंड इट इज़ सच दैट वेक्टर ए प्लस आई कैप प्लस जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर। देखो हमें यूनिट वेक्टर ए बताना है जो π/4 एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ, तो ओनली जेड एक्सिस के साथ बनाना है, मतलब के कैप के साथ। तो देखो ए जो हमें निकालना है उसको मैंने मान लिया कि एक्स आई कैप वाई जेड कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कोस थीटा एंगल बनेगा सच दैट इज ए यूनिट वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर ए है वो π/4 एंगल बना रहा है किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो कोस π/4 बराबर है ए डॉट के कैप डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, ये मैंने लिख दिया। कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसका मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू पुट कर दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप डॉट के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, के का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या कर रखा है, इट इज़ सच दैट कि ए कैप प्लस आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ए कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है, तो मैंने यहाँ पे पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको कंपोनेंट कॉमन ले लिया कि एक्स प्लस 1 आई कैप, फिर वाई प्लस 1 जे कैप, फिर जेड के कैप अकेला ही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर बराबर है 1। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट की वैल्यू 1 है, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर दे रखा था हमें, दे रखा था ना। तो हमारे पास अब पहले हम ये वाला खोलेंगे, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर वाई प्लस, हाँ दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 है, तो दोनों को इक्वल रख देती हूँ। दोनों को इक्वल रखने के बाद रूट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगी तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 2y, एक और एक 2, और पूरे में 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1, उधर आके माइनस का 1। अब हमारे पास देखिए ये गिवन था ना यहाँ पर, हाँ हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा जो इक्वेशन नंबर कौन सी थी, सेकंड, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू आ गई थी 1/√2, वो पुट कर दी तो 1/2 आ गया इधर आके। तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट करी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 माइनस एक्स, ये पुट कर दी। तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूँगी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह वो ट्रीट होएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x सोल्व करने के बाद ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इससे हम x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम x निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, x 1/2 आ गया, तो y इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी माइनस के 1/2 आ गया। और जेड हमारा पहले आ चुका था 1/√2, और हमारा वेक्टर ए क्या था हमारा, वो था एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो x की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2 आई कैप, y की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2 जे कैप, और जेड की वैल्यू है 1/√2 के कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए बी सी आर ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। वैन टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल। जब मैं इनको पेयर वाइज लेती हूँ तो इक्वल एंगल बनाते हैं। जैसे ए बी सी इक्वल एंगल हैं तो एंगल को अल्फा मान सकती हूँ। देखिए हम जानते हैं LMN बराबर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लूँगी मैं। देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सबसे पहले मैं इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ऐसे ही हमने क्या रखा तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो अगले का निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √2 आ गया।
अब हमें वेक्टर सी नहीं दे रखा है, उसको मैं मान लेती हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है √2। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2। एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसमें क्या रखा है, तीनों का एंगल इक्वल है और कोस थीटा एंगल बनता है दोनों डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कितना है 1। तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू √3 आती है, ये हम कई बार निकाल भी चुके हैं। और कोस थीटा बराबर क्या है, इसने क्या रखा है पेयर वाइज मैग्नीट्यूड इक्वल है इनका। पेयर वाइज मैग्नीट्यूड है तो पेयर वाइज मैग्नीट्यूड निकालो, ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। हमने देखा आई कैप जे कैप को जे कैप से गुना किया, सॉरी आई कैप का कंपोनेंट है ही नहीं, इससे वो 0। जे कैप को जे कैप के साथ गुना किया 1, बाकी कोई कंपोनेंट है ही नहीं, वो 0 होएगा। 1 डिवाइड में √2 गुना में √2, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 का होता है cos 60 पे, तो हमारे पास थीटा आ गया π/3। मतलब तीनों एंगल कितने हैं π/3 के, ये हमने निकाल दिया। अब ए डॉट सी भी अब ए डॉट सी निकालेंगे तो ए और सी को मैंने लिख दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड बराबर कितना है 1/2। तो हमने जानते हैं आई कैप को इसके साथ गुना किया एक्स, जे कैप को साथ गुना किया वाई, √2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2। तो √2 हो गई वो, है ना। तो यहाँ से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर देखो √2 इधर गुना में जाएगा तो 2 बनेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर √2 है वो भी जाएगा तो 2 बनेगा, है ना। तो अब ये गुना करने के बाद हमारी इस तरीके की वैल्यू आ गई, ये सोल्व करने के बाद। इसी तरीके से बी डॉट सी निकाल लेंगे। बी डॉट सी भी हमारे पास बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और बी का मैग्नीट्यूड √2 और सी का मैग्नीट्यूड भी वैसे तो √2 है, √2 ही पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 1/4 वाई प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइड में दिस 1। तो इसने इसको पुट किया है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 2 इसके साथ गुना, ये एज इट इज चला जाएगा। तो एक्स ये ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 से बाद में गुना हो रहा है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से आने के बाद हमारे पास 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कट गया, ये 2x स्क्वायर प्लस में 4, इस पूरे में 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2yz। ये जेड स्क्वायर को इधर ले गए माइनस में 2yz माइनस के 2xy, दोनों में 2y कॉमन, ब्रैकेट में है z माइनस एक्स, तो ये कट गया -1 पे। तो x प्लस जेड प्लस 2y बराबर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और हम इससे कंपोनेंट क्या निकाल लेंगे c, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, फाइंड वैल्यू ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देखिए भाई, देखिए हम लैग्रांज आइडेंटिटी जानते हैं ना। वैसे हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि क्या जानते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी। देखिए सॉरी, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 में से 1 गया 3, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया √3। तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। नेक्स्ट देखो ए बी सी वैक्टर्स है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 4 है और सी का कितना है 5। और हमें क्या रखा है ए प्लस बी परपेंडिकुलर किस पे वेक्टर सी पे, बी प्लस सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए पे, और सी प्लस ए का सम परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे। और हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसका स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए, हमने निकाल लिया। और हमें क्या रखा है, ये वेक्टर्स है सच डैट कि ये मैं देखो जैसे मैं परपेंडिकुलर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ, ए डॉट सी बी डॉट सी 0 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू सारी 0 आएगी। तो 2 गुना में 0 0, अब ये 16 और 9 25 और 25 50, और ये निकालना है तो इसका रूट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए और बी आर 2 वैक्टर है, देन प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है, हमें निकालना है मतलब ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। देखिए हम जानते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी जानते हैं हम, है ना, कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई। देखो लैग्रांज आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास भाई, लैग डाली क्रॉस पे और प्लस करा ए डॉट बी का स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, और वो आया था ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, देखिए हो गया। तो यहाँ से एक वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस, अब देखो ए डॉट बी को खोल दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में देखो कॉमन हो गया, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। तो देखो हमारा प्रूव हो गया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, तो ये प्रूव होएगा लैग्रांज आइडेंटिटी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट को प्रूव करने की ट्रिक है ये। आगे देखिए भाई, ए प्लस माइनस वेक्टर बी हमेशा लेस देन होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो थीटा क्या होता है एक्यूट, और ए डॉट बी लेस देन 0 है तो थीटा क्या होता है ऑब्ट्यूज, और ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है स्पेस में, देन आर को लिख सकते हैं आर डॉट ए कैप प्लस में आर डॉट बी कैप आर डॉट सी कैप, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, और एन कैप हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों के प्लेन में, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, याद रखना कोस में साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, और ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर। ये हमारी क्या आती है लैग्रांज आइडेंटिटी, हमारी वो मॉड्यूलर वो सॉरी इसके ऊपर नहीं थी, क्या नाम था, मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं है, ये सिंपल आइडेंटिटी है। आगे देखिए ए क्रॉस ये भी हम जानते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। आगे देखिए आगे पढ़ते हैं हम, ए क्रॉस बी बराबर है 0 इफ़ एंड ओनली इफ ए और बी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे या पैरेलल कहलाएंगे। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालता है दोनों के प्लेन में, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कैप निकालेंगे ना उसकी। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा हो जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस का साइन और उसका क्रॉस प्रोडक्ट की कैप। देखिए एम ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो एम बाहर कर सकते हैं स्केलर की तरह ए क्रॉस बी, ऐसे इसको भी बाहर कर सकते हैं एम और एन को। आगे वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर अलोंग बताना है तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, सिर्फ ए क्रॉस बी आएगा। और वेक्टर अलोंग डायगोनल बताना है तो डायगोनल क्या होता है ए क्रॉस बी, हाँ जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 और उनका मैग्नीट्यूड, है ना। आगे ए सी और बी डी डायगोनल है क्वाड्रिलेटर के, देन इस वेक्टर एरिया में मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, याद रखना वेक्टर एरिया में कभी मैग्नीट्यूड नहीं आता। ए सी क्रॉस बी डी, ए सी क्रॉस हाँ बी डी डायगोनल डिवाइड बाई 2 इनका क्रॉस प्रोडक्ट। आगे देखिए ए वेक्टर अलोंग बी सी के अलोंग वेक्टर निकालना है तो सी माइनस बी। इफ़ एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड से भी निकल सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी यहाँ पे एडजेसेंट साइड दे रखे हैं, वैसे भी हम ऐसे निकालते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इफ़ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखी है देन पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, फिर जैसे बी ए निकाल दिया तो बी ए और बी सी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 और मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 3 साइड दे रखी है तो मैंने बताया था साइकिल चलाएंगे ए से बी से सी से ए और डिवाइड बाई 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट वेक्टर ए और बी सच डेट कैसे है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी का दे रखा है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इफ़ एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी के बीच में हमें एंगल बताना है, और यूनिट फैक्टर है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और हम जानते हैं क्रॉस में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3 और बी का मैग्नीट्यूड क्या है √2/3, तो हम पुट कर देंगे 3 से 3 कैंसिल 1/√2 कब होता है साइन π/4 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। नेक्स्ट हमारा देखिए अब हमें मान लो ये दे रखा हो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, और हमें उसको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ऊपर मैंने प्रूफ लिखा हुआ है, देखो ए को गुना करेंगे पहले ए के साथ तो ए क्रॉस ए को गुना करेंगे बी के साथ तो ए क्रॉस बी को ए के साथ करेंगे माइनस बी क्रॉस ए, और बी को बी के साथ करेंगे माइनस बी क्रॉस बी। ए को ए सेम के साथ सेम क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 ए क्रॉस बी, और ये माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस का ए क्रॉस बी के साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो ए क्रॉस बी दुगना हो गया ए क्रॉस बी, है ना। नेक्स्ट देखिए ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो इसको प्रूव करना है तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, वो होता है दुगना वेक्टर ए का स्क्वायर, तो दुगना गुना में वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी सी दे रखा है, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर निकालना है डी जो कि दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ए और
बी पर, और सी डॉट डी कितना है 15। मैंने बताया था जब भी कोई वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो डी बराबर आएगा, वो कोप्लेनर होता है उनके लिए, तो डी बराबर आएगा लैम्डा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 - 2 7, ये हमने लिख दिया। अब देखो आई कैप बाहर, यहाँ पे 4 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस का जे कैप बाहर 7 माइनस के 6 प्लस में के कैप बाहर माइनस का 2 माइनस के 12, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 28 और 4 कितने हो गए 32, 7 में 6 गया 1 और 12 और 2 कितने हो गए 14, और सी डॉट डी कितना दे रखा है हमें 15। अब देखो हम डी की ये वैल्यू लैम्डा वाली पुट कर देंगे। हाँ, सी डॉट लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 14 के कैप बराबर कितनी है भाई 15। तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें ऊपर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 4 के कैप, वो हमने पुट कर दी यहाँ पे डॉट लैम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के 14 के कैप बराबर कितना है 15। अब देखो मैंने इसके साथ गुना करी 32 दूनी 64 लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस के लैम्डा, और 4 14 चौके 56 माइनस के 56 लैम्डा बराबर कितना है 15। तो ये सभी लैम्डा वालों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करके 9 लैम्डा बराबर 15, तो लैम्डा की वैल्यू 15/9 कितनी आ गई 5/3, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा वेक्टर डी आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ज्वाइन बाय द पॉइंट्स। देखो एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि परपेंडिकुलर इस प्लेन में, तो इनको ज्वाइन कर रहा है, तो ए बी और ए सी निकाल देती हूँ, मतलब ए पॉइंट से होने वाला। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर जो दोनों के प्लेन में परपेंडिकुलर है उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, तो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी निकल जाएगा। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये हम देखो ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड में ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ये हम यूज कर लेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लैग्रेंज आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो एक बात याद रखना, ए क्रॉस बी के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है, ए क्रॉस बी के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, है ना। नेक्स्ट देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया, ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, देन ए बी क्रॉस सी डी। देखिए ये कैसे है, जैसे ए बी सी डी मैंने ये बनाया, तो देखो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है भाई, उसकी अपोजिट साइड के साथ। ऐसे ही बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, इसके अपोजिट साइड ए डी के साथ। तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो सम है, मैग्नीट्यूड का सम है, प्लस डायगनल, डायगनल क्या है सी ए और बी डी डायगनल, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इन सब का जो सम है, जैसे 6 साइड होती है, 6 साइड का जो सम है वो 4 गुना में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है, ये हमें याद रखना है। वो बराबर क्या होता है 4 गुना में, देखो साइड 6 है और एरिया 4 गुना होगा, तो 4 गुना में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है। अब हमें अगला बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था ये ए बी क्रॉस ए सी ऐसे निकाल लेंगे, या बी ए क्रॉस बी सी, मतलब कुछ भी ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 2, ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल, डायगोनल दे रखे तो सीधे ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। आगे देखिए ए बी सी आर 3 वेक्टर दे रखे कि ए नॉन जीरो है, और ए और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें √15, और इफ़ बी माइनस 2 सी बराबर है लैम्डा वेक्टर ए, और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम यहीं से शुरू करेंगे, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब वेक्टर बी का स्क्वायर, ये देखो वेक्टर बी का स्क्वायर -4 2, इसमें मल्टीप्लाई कर सकती है बी को बी के साथ, वरना मैं फॉर्मूला भी खोल सकती थी, 2bc 2ca और माइनस माइनस प्लस 4c का स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखो बी की मैग्नीट्यूड कितना है 4 का स्क्वायर, और बी डॉट सी की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, 2 और 2 कितने हो गए 4, और सी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, लैम्डा स्क्वायर गुना में 1, एक मिनट 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस के 4 बी डॉट सी बराबर है लैम्डा स्क्वायर, 16 4 कितने हो गए 20, और बी क्रॉस सी हमें क्या दरकार √15, तो इसमें भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है √15, तो बी का मैग्नीट्यूड 4 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4, सी का 1 था तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 15, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √15/2, ऐसे कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस √15/2 का स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर 15, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 15/4 है ये, √15 क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू 1/4 का स्क्वायर होएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, तो ये हम निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे, ये 1/4 है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1/4 आ गया, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए इसके अंदर
20-4 बी डॉट सी बराबर लैम्डा का स्क्वायर। तो बी डॉट सी क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। बी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए बी का मैग्नीट्यूड 2 था शायद, 4 है बी का मैग्नीट्यूड, कितना है 4। सी का मैग्नीट्यूड 1 है ना, 4 गुना में 1/4 और कोस थीटा की वैल्यू 1/4 थी। 4 से 4 कैंसिल, 20 में से 4 गए 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट हमें देखा वर्क डन का फॉर्मूला हमने बताया था, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। मोमेंट अमाउंट एनी पॉइंट पी ऑफ एनी फोर्स एफ एक्टिंग, तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है कोई पॉइंट पी है ना, उसके अबाउट कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो पी ए क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका। देखिए ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी दे रखा हो, देन याद रखना ए में से घटाएंगे डी, मतलब पहले में से लास्ट वाला पॉइंट और सेकंड बीच के दो बी और सी, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो आपस में क्या होते हैं पैरेलल। तो ए क्रॉस सी बराबर होगा बी क्रॉस डी के, और ए के बराबर ना हो, बी सी के बराबर ना हो, और ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी, डज नॉट, याद रखना ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी बराबर होंगे। और ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर है वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। देन देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में निकालने का तरीका देखें, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, देखो ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस डी प्लस में डी क्रॉस ए। देखो कैसे याद रखना है, सबके साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए पहले ए क्रॉस बी है, बी के बाद नंबर किसका आता है भाई, ए क्रॉस बी पे ख़त्म, तो बी क्रॉस डी ले रखा है और डी क्रॉस ए ले रखा है ना। तो प्लस में देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए, डी क्रॉस ए। तो इसको देखो हम ऐसे याद रखेंगे सिंपल सा, ए क्रॉस बी, देखो ये दोनों जो लाइन है ना, दोनों जो लाइन है एडजेसेंट साइड, उसको देखें ए क्रॉस बी है ना, और यहाँ से डी क्रॉस ए और यहाँ से एक डायगोनल क्या है बी क्रॉस डी, ये वाला। तो ये पूरी ट्रायंगल बन गई ना, देखो इस ट्रायंगल को बनाइए, ये ट्रायंगल बन गई, ऐसे ऐसे और ऐसे गई, जैसे बन गई ना। तो यहाँ से क्या लिया गया है ए क्रॉस बी है ना, और यहाँ से बी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए, तो ऐसे ट्रायंगल बनाइए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद करने के लिए। देखो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कैसे बनेगा, ट्रायंगल बना ली, ए क्रॉस बी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए हो गया। उन सब का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे होता है, साइकिल चलती है ए बी डी और वापस ऐसे है ना, और डिवाइड में अब देखो साइड बी माइनस ए और डी माइनस ए, एडजेसेंट साइड, डिवाइड में एडजेसेंट साइड। बहुत आसान ट्रिक है याद करने की, दोबारा अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए जैसे साइकिल चलती है ए बी डी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए, डिवाइड में देखिए ये साइड्स बी माइनस ए और डी माइनस ए हो गया, प्लस दूसरी वाली ट्रायंगल क्या है अब यहाँ पर बी क्रॉस सी। देखो अब ये ट्रायंगल ऐसे चलाओ, दिस वन एंड देखो ऐसे चली और ये आगे है ना, तो ये ट्रायंगल चली बी सी डी, ऐसे साइकिल चल रहे हैं बी सी डी, बी क्रॉस सी क्रॉस डी और डी क्रॉस बी हो गया। सॉरी यहाँ दिखाती हूँ, देखिए ये ट्रायंगल कैसे चली, बी सी डी चल रही है, बी सी डी, तो बी क्रॉस सी क्रॉस डी और डी क्रॉस बी, ये हो गया। डिवाइड में अब देखो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, सी माइनस बी और डी माइनस सी हो गया ना, तो का सम किसके बराबर होगा 0 के, याद रखना। देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में इनका सम किसके बराबर होगा 0 के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, या हम इसको लिख सकते हैं tan A + tan C, मतलब अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम किसके बराबर होता है 0 के। वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ कितना होता है 180। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th पॉइंट हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटर ए विद ए ओरिजिन है, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखो ए को अगर ओरिजिन दे रखा हो, ये बी दे रखा है, ये डी दे रखा है ना, तो इसके निकालने के लिए सी को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया दोनों के, कैसे दिखा एल बी प्लस में एम डी, लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। तो इसके लिए इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एम, ये जो भी दोनों कॉन्स्टेंट है वो बाहर, देखिए याद रखने का फॉर्मूला 1/2, और देखो हम जानते हैं जो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट हो जाता है ना, तो बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2, ये तो होता ही हमारा बी क्रॉस डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2 है ना, और इसमें एल प्लस एम बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा एल प्लस एम।
आगे देखिए, मान लो ए बी से एक ट्राइंगल है, डी ई एफ क्या है इसके मिड पॉइंट्स, देन एरिया ऑफ डी ई एफ निकाल लो, डी ई एफ का एरिया निकाल लो। हम जानते हैं मिड पॉइंट है, वैसे भी बी डी और सी डी इक्वल होंगी, मिड पॉइंट है तो बी एफ और ए एफ इक्वल होंगे, है ना, और ए ई और सी एफ इक्वल होंगे। तो इसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, बी डी अपॉन में सी डी, जो साइड का रेशियो एन दे रखा है, और एरिया ऑफ डी ई एफ निकालने का फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन का स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमें दोनों में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, u और v आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर हैं, देन u प्लस में देखिए ये वाली चीज़ हम नहीं करते। आगे देखिए, a और b यूनिट वेक्टर दे रखे हैं सच दैट a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है √3 है, देन फाइंड वेक्टर ऑफ 2a प्लस में 5b, 3a प्लस में b प्लस में a क्रॉस b की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमने दे रखा वेक्टर a और वेक्टर b यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1। a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है √3, तो हम ऑन स्केलिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ से, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b बराबर 3, तो a का मैग्नीट्यूड 1 1 1, तो a डॉट b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें 2a प्लस 5b डॉट 3a प्लस में b प्लस में a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई, 2 को 3 दूनी कितने हो गए 6, वेक्टर a का स्क्वायर, 2 को इससे किया तो 2a डॉट b, और 2 को इससे किया तो 2a डॉट a क्रॉस b। हम जानते हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे 5b को 3a के साथ किया तो 5 के 15 b डॉट a, है ना, और प्लस में b को भी 5 को 5 के b के साथ किया तो 5 वेक्टर b का स्क्वायर, और 5 को इसके साथ किया तो 5 वेक्टर b डॉट a क्रॉस b। और हमें बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सेम रिपीट हो गया तो 0, और ये वाला भी 0, तो 6 गुना में a की वैल्यू 1 है मैग्नीट्यूड, और a डॉट b ये 0 हो चुका है, 15 गुना में a डॉट b और प्लस 5, तो 5 15 और 2 कितने हो गए 17, और 6 और 5 कितने हो गए 11, और a डॉट b की वैल्यू ऊपर आ चुकी है 1/2, ये पुट करी तो हमारा आंसर आ जाएगा 39/2। देखिए नेक्स्ट है हमारा a डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं a b c, और इसको लिख सकते हैं, देखो साइक्लिक ऑर्डर चलता है, b के बाद क्या आता है c, c के बाद a, c के बाद a b, तो ये हमेशा क्या होते हैं इक्वल। अब देखिए a क्रॉस b डॉट c ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a b c, और a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मैंने मान लो ए बी का ऑर्डर चेंज कर दिया, बी ए कर दिया, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और देखो सेम आ गया रिपीट हो गया तो 0 होता है, और लैम्डा अगर साथ में है तो लैम्डा को हम बाहर ले सकते हैं, और द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है इफ़ एनी ऑफ 2 कोलिनियर होते हैं दूसरे के साथ। तो याद रखना कोलिनियर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है 0, और या पैरेलल होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 0। अब देखो a प्लस बी सी और d दे रखे हैं, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं, a का सी डी के साथ और b का सी डी के साथ, ऐसे सम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ए बी सी कोप्लेनर है, कोप्लेनर दिखाने के लिए हम इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या दिखा देंगे 0 के इक्वल। आगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर, और ए बी सी ऐसे दे रखे हैं तो ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लो 4 पॉइंट दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर। 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होते हैं, जब देखो ए बी सी डी सी ए डी ए बी बराबर हो। देखो याद रखना ए बी सी ये लिख दिया, फिर सी के बाद नंबर आता है डी का, है ना, डी, मैं पहले इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ए बी सी, फिर डी के सी के बाद नंबर आता है डी का, डी के बाद वापस से ए का, ए के बाद वापस से बी का, हो गया, फिर डी सी ए करा इसने, डी सी ए बराबर है ए बी सी, बराबर है ए बी सी, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं इक्वल। आगे देखिए ए बी सी दे रखा है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बराबर होता है दुगना। देखिए सम में होता है दुगना, सम में क्या होता है दुगना, माइनस में होता है 0, और क्रॉस में होता है ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, और अगर ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी ऐसे दे रखा हो तो वो होता है 0। याद रखना सम में दुगना, माइनस में 0, क्रॉस में स्क्वायर, और इस तरीके से दे रखा हो तो 0। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे देखिए टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन हमारे पास ड्रॉ कर रखा है मैंने, ओ ए ओ बी और ओ सी। टेट्राहेड्रन कब रेगुलर होगा, अगर उसकी सारी साइड्स क्या होगी इक्वल। एनी 2 एजेज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर, और 2 पेयर ऑफ अपोजिट एजेज ऑफ टेट्राहेड्रन परपेंडिकुलर है, देन एज थर्ड साइड की भी क्या होगी परपेंडिकुलर। अब देखिए मान लीजिए ए बी सी है, ओ देखिए ये हमारी एजेज बन गई, एजेज क्या है ओ ए ओ बी ओ सी ए बी बी सी ए सी, ऐसे 6 एजेज दिखा दी मैंने, ठीक है। याद रखना ओ ए के अपोजिट एज, ओ ए के सामने कौन है बी सी, ओ बी के सामने कौन है ए सी,
OC के सामने कौन है, AB, ये अपोजिट एडिज है। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 1/6। और देखो हाँ सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं करना, हाँ इसमें मतलब डी और होगा, तो सब में से ए घटा देंगे, याद रखना सब में से क्या घटा देंगे, ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सब में से क्या घटाना है हमें, ए। याद रखना बी में से भी ए घटाएंगे, सी में से भी ए घटाएंगे और डी में से भी ए घटाएंगे। देखिए बी में से भी ए घटाएंगे, सी में से भी ए घटाएंगे और डी में से भी ए घटाएंगे। आगे ओ स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर, देखो ओ स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर होगा, अब देखो ओ सी के सामने कौन है, ए बी, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ऐसे ही ओ बी के सामने कौन है, ए सी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ऐसे अपोजिट एजिट का जो सम है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमेशा याद रखना है आपको, 4 पॉइंट होंगे इसमें, ए बी सी डी 4 पोजीशन वेक्टर होंगे, सब में से वेक्टर ए को घटाना है और डिवाइड बाई 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वैसे क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस गुना में हाइट। याद रखना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुना में हाइट होता है, तो वो 1/3 एरिया गुना में हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना में हाइट, तो एरिया ऑफ बेस गुना में हाइट को हम लिख रखा है ए बी ए सी ए डी, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस क्या होता है, हाफ गुना में बेस गुना में हाइट, तो उस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये मैंने फॉर्मूला बता चुकी हूँ। हाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ओ ओरिजन हो, याद रखना अगर ओ ओरिजन हो तो इसका होता है 1/6 ABC। एक्यूट एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है दो फेस के बीच में, वो होता है कोस इनवर्स 1/3। क्या होता है, कोस इनवर्स 1/3। G1 G2 G3 अगर सेंट्रोइड दे रखे हैं, V1 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, V2 वॉल्यूम ऑफ पेर्लोपाइड है, तो पेर्लोपाइड का जो वॉल्यूम है उसका 9 गुना, याद रखना 9 गुना में वॉल्यूम ऑफ पेर्लोपाइड बराबर होता है 4 गुना में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये इन दोनों में क्या है, रिलेशन। आगे देखिए इफ़ 3 वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ऐसे दे रखे हैं, दो एट ए टाइम लेना है, फॉर्म 3 प्लेन बनाते हैं। द 3 यूनिट वेक्टर ड्रोन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इन प्लेन पे, फॉर्म में पैरेललोपाइड बना रखा है। तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पहले n1 वेक्टर निकालेंगे, n1 वेक्टर पेयर वाइज लेने हैं तो a क्रॉस b, ऐसे ही n2 वेक्टर लेने हैं तो b क्रॉस c, और n3 वेक्टर लेना है तो c क्रॉस a, ऐसे ले रखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड तब क्या बन जाएगा, n1 n2 n3 क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, ये दे रखा है। और फिर ये क्या है, हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। अब देखिए ए बी सी और LMN के साथ अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 का करना है तो उसको क्या करते हैं, पहले ए के इन सब के साथ करो, तो A.L A.M और A.N, देखो ये लिख रखा है ना, और इसमें B का करो B.L B.M B.N, ऐसे इसका करो C.L C.M और C.N, और उसका डिटरमिनेंट इस तरीके से हम निकालेंगे। आगे द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड A B C रखा है, देखो तीनों साइडों तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के तीनों को जोड़ देंगे। आगे पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ट्राइंगल के, देन ट्राइंगल का क्या टाइप है, वही सबका मैग्नीट्यूड निकाल के उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो साइड दे रखी है तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड गुना में साइड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वही हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाला है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें देखा है एक्स वेक्टर ए बराबर देखा है वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए दे रखा है हमें 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप, तो हमें एक्स ए कैप दे रखा है 1 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं इसका एक्स का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड गुना में 3 बराबर 1, तो एक्स का मैग्नीट्यूड आ गया 1/3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/3। आगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिट वेक्टर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, देखो इनमें स्क्वायर देखो कोस के थीटा प्लस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा और माइनस प्लस में माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट में भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं और आर कोई वेक्टर है, देन वेक्टर आर को मैं लिख सकती हूँ नॉन कोप्लेनर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर बी सी डिवाइड में ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ए बाहर। देखिए याद रखना वेक्टर आर बी सी डिवाइड में ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए, ऐसे ही वेक्टर आर इस बार बी बाहर लेना है तो सी ए डिवाइड में ए बी सी
और ऐसे ही आर सी बार लेना है तो वेक्टर आर ए बी सी डिवाइड में ए बी सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। साइकिल चलेगी ए बी सी में वही सेम। अगला है हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। देन ए वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एज बी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकालना है कोई वेक्टर निकालना है तो उसको वेक्टर सी नाम दे दिया। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए कैप। डायरेक्शन में बोला है ना तो उसका ए कैप निकलेगा, याद रखना। और परपेंडिकुलर बोलते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता ए कैप। तो वेक्टर सी बराबर रहेगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए कैप। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 9 कितने हो गए 44 और 4 कितने हो गए 36 और 9 45 और 4 कितने हो गए 49। 49 का मैग्नीट्यूड रूट क्या आएगा 7 और यहाँ पे ये कैप निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखो भाई ए और बी बाइसेक्ट करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड सी, देन ए और बी आर। देखो बाइसेक्ट करते हैं तो मैंने बताया था उनका कैप जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो वेक्टर सी बराबर बाइसेक्ट करते हैं तो कैप जुड़ गई ए कैप प्लस बी कैप। आगे देखिए ए और बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैसे इसने आगे क्या दे रखा था देन ए प्लस बी आर, ए प्लस बी ए कैप प्लस बी कैप बराबर है वेक्टर ए प्लस बी। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या दिखा रखा है उसका इक्वल होगा। आगे देखिए भाई एक्स और वाई दे रखा है हमें, आर अगर 2 डायमेंशनल है तो आर को मैं लिख सकती हूँ कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। तो और आई कैप हमें पता है मैं एंगल बनाएगा, मान लो 120 का बना रहा है और बी कैप यूनिट वेक्टर है, देन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखो बी बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 120 आई कैप और साइन 120 जे कैप। और कोस को लिख सकते हो 180 माइनस 60, तो कोस 60 क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है और साइन माइनस पाई माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा होता है। साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है, कोस 60 की 1/2 होती है। ये हमारा आ गया। अब बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको 1 के इक्वल रख देंगे बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए OP बराबर 8 है, OP में एक एंगल 45 एंड 60 बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई के साथ, देन OP की वैल्यू बतानी है। देखो OP को हम क्या लिख सकते हैं एक्स कोस अल्फा आई कैप प्लस में कोस बीटा जे कैप, और इसने जेड एक्सिस का दे नहीं रखा है ना, तो इसको तो सिर्फ ऐसे लेंगे कोस अल्फा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। अब हम जानते हैं अगर इसने तीनों एक्सिस बोल रखा हो, जैसे तीनों एक्सिस दे रखा हो तो हम वो निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। तो कोस स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से 1/√2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और वो प्लस माइनस 1/2। और OP हमें निकालना है, OP बराबर क्या होता है OP का मैग्नीट्यूड और OP कैप। OP का मैग्नीट्यूड हमें 8 दे रखा है, OP कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कोस अल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप कोस कैप के कैप, उसमें वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q है एक्टिंग एट पॉइंट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, देन और रिजल्टेंट रखा है √7Q, देन P/Q की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं R बराबर फॉर्मूला क्या होता है P का स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ कोस थीटा, याद रखना P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ कोस थीटा। देखो A प्लस B का स्क्वायर कितना है, बस यहाँ पे साथ में कोस थीटा और आ गया। और हमें थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 60, कोस 60 वैल्यू क्या होता है 1/2, ये हमने कर दिया। और R की वैल्यू दे रखी है √7Q, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया ताकि रूट कैंसिल हो जाए। √7 का स्क्वायर 7 Q का स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2 से 2 कट गया PQ बचा। अब देखो प्लस का PQ इधर आके माइनस का PQ, और ये 7Q स्क्वायर में से 1 Q स्क्वायर गया तो 6Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस में PQ माइनस 6Q स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब देखो गुना करूँ तो क्या है 6 और जोड़ूँ तो 1 आए, तो 3 दूनी 6 फैक्टर बन गए। तो यहाँ से P और Q की वैल्यू आ गई तो P/Q निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 रेशियो आ रहेंगे। देखिए आगे ABCB 3 वेक्टर दे रखे हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, सच डैट किस तरीके से कि A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना है 0। इफ़ लैम्डा बराबर दे रखा है A.B B.C और C.A, और D बराबर दे रखा है A क्रॉस B B क्रॉस C और C क्रॉस A। देन ऑर्डर पेयर बनाने हैं लैम्डा और डी के किसके इक्वल होंगे। देखो ABC यूनिट वेक्टर देखा है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और हमें देखा A प्लस B प्लस C बराबर है 0, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A.B B.C और C.A बराबर क्या है 0। तो ये भी 1 है ये भी 1 है 1 है, ये 3 हो गए, दुगना A.B B.C C.A बराबर क्या है 0। तो यहाँ से A.B B.C और C.A प्लस का 3 उधर आके माइनस का 3 और बटे में 2, ये हमारा आ गया माइनस का कितना आ गया 3/2।
और तो देखो हमारे पास ये क्या क्या रखता है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। और हमें डी दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई अब हमारे पास यहाँ से हम निकालेंगे डी को। देखो a + b + c बराबर क्या है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -a + b। अब इसका क्रॉस किसके साथ कर दूंगी मैं, देखो d, एक मिनट, हाँ हमें d दे रखा है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, तो मैं क्या करूँगी जो गिवन है ना उसमें वैल्यू पुट कर दूंगी c की। क्या गिवन कर दूंगी, c की वैल्यू। तो -b, c की वैल्यू क्या है -a + b, प्लस में c की वैल्यू प्लस -a क्रॉस a + b क्रॉस a, ये बाहर माइनस है, ठीक है, क्या है यहाँ पे माइनस, एक मिनट में इसको ठीक कर देती हूँ, माइनस है ये, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, a क्रॉस b -b क्रॉस a -b क्रॉस b -a क्रॉस a माइनस में b क्रॉस a हो गया। हम जानते हैं a क्रॉस b क्रॉस a को उल्टा लिखने के लिए प्लस a क्रॉस b, और ये b क्रॉस b a क्रॉस a क्या होता है 0, और ये भी उल्टा लिख देंगे प्लस में a क्रॉस b, तो यहाँ पे 3 बार a क्रॉस b हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया डी का, ठीक है। तो हमने पेयर में लिख दिया। आगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है जिसके कॉन्टिन्यूस एजेस आर गिवन। देखो यू वी डब्ल्यू दे रखे हैं और एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी रखा है, देन कोस थीटा। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कॉन्टिन्यूस हमें दे रखा है 1 क्यूबिक यूनिट, 1 क्यूबिक यूनिट दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड यू वी डब्ल्यू बराबर है ±1 के बराबर रखेंगे इसको। तो यू वी डब्ल्यू के कंपोनेंट दे रखे हैं, वैल्यू पुट कर दी +-1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, और आगे हमें दे रखा है कोस थीटा। कोस थीटा एंगल किसके बीच में था, यू और डब्ल्यू के बीच में। देखिए किसके बीच में था, यू और डब्ल्यू, तो कोस थीटा बराबर यू डॉट डब्ल्यू डिवाइड में यू का मैग्नीट्यूड और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। यू का वैल्यू लिख दी, डब्ल्यू की लिख दी, इसके मैग्नीट्यूड, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए दे रखा है, बी दे रखा है, दो वेक्टर है, सी एक वेक्टर है सच दैट कि बी क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस ए, और सी डॉट ए बराबर क्या है 0, देन सी डॉट बी किसके इक्वल है ये हमें निकालना है। देखिए हमें क्या गिवन है, हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम इसमें वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट सी और बी बाहर माइनस ए डॉट बी, अब सी बाहर। अब हमारे पास क्या रखा है, बी क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस ए के, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस ए पुट कर दिया हमने, करा। अब देखो यहाँ पे इसको हमने सोल्व किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट सी और वेक्टर सी। इसी तरीके से ये भी सोल्व करेंगे हम, वैसे भी हमें पता है सेम रिपीट हो गया, नहीं हाँ इसको करेंगे पहले, वेक्टर ए डॉट ए बी बाहर माइनस ए डॉट बी ए बाहर। अब हमें पता है कि ए डॉट सी बी, ए डॉट सी, हाँ ए डॉट सी की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, तो 0 डॉट बी 0 हो गया, और ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हमारी आ गई, सी बाहर है, ए डॉट ए वही निकाल लिया, बी बाहर है, ए डॉट बी निकाल लिया, वही ए बाहर है, तो ये आ गया 6 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर ए, और ये है माइनस का 4 वेक्टर सी, तो ये माइनस का 4 वेक्टर सी माइनस का वो प्लस का 4 वेक्टर है माइनस का 6 वेक्टर बी बराबर क्या है 0। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 4 वेक्टर सी 4 वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस सी वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से वेक्टर सी की वैल्यू हम एलिमिनेट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे हमें क्या निकालना है, सी डॉट बी, फिर सी डॉट बी भी निकाल लेंगे। तो याद रखना इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करना है। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अपना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो इसको हमें यूज करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए हमें दे रखा है एक्स बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स दे रखा है हमें वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इनके डॉट प्रोडक्ट की एट एक्स बराबर x0 पे। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी के बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, बी का सी का, ये हमने लिख दिया। इसको सोल्व करने के बाद देखो इसको हम ये सोल्व कर लेंगे, एफ एक्स हमारा एक पोलिनोमियल बन गया। मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-3, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। 6 गुना में 3 नेगेटिव आ रही है, तो इसमें मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू को हम एफ एक्स में पुट करके निकाल देते हैं। अब निकाल ली, फिर हमें ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए डॉट बी ए और बी को गुना कर लेंगे, बी डॉट सी बी और सी को, ऐसे सी डॉट ए को, और इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बी डॉट सी कितना दे रखा है हमें 10। एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में है हमारे पास π/3, और इफ़ ए इज परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी पर, देन वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालना है। अब देखिए
अब हम जानते हैं एंगल दे रखा है ना, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट सी डिवाइडिंग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। बी डॉट सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, और वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू देखिए π/3, कोस 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर सी, तो यहाँ से वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 आ गया। अब हमें देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी क्रॉस सी पर, तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया 0। अब परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या निकलता है भाई, कोस थीटा है ना। और एक मिनट, यहाँ पे है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइड में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। हमें पता है वेक्टर ए बी क्रॉस सी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो साइन थीटा की जगह लिख देंगे π/2, लिख दिया हमने। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के। अब हम जानते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैसे सोल्व करेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा बी और सी के बीच में, बी और सी के एंगल का वैल्यू कितनी है π/3, और यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा में निकालना ही है। ए का देखो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी का है और सी का है, और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का सीधे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें निकालना ही है। और ये क्या है, एक तरीके से ये पूरा क्या है इसका मैग्नीट्यूड, इसको खोलो ही मत, ऐसे कीजिए, इसको खोलो ही मत, इसको एज इट इज रहने दीजिए, रहने दिया। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, सोल्व करने के बाद जब हमें एंगल निकालना होगा। वैसे भी हमें इसका ओनली मैग्नीट्यूड निकालना था, क्या निकालना था, ओनली थी मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ए बी सी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, देखिए 1 हो गया, और a माइनस बी प्लस a माइनस सी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, और हमें इनका सम के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सेम हम ये a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ऐसे ही खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस के 2a डॉट c बराबर कितना है 8। a का मैग्नीट्यूड 1 है माइनस 2a डॉट b, a का मैग्नीट्यूड 1, c का मैग्नीट्यूड 1 माइनस a डॉट c। अब देखो 1 2 3 4 हो गए, 4 में से ये इधर ले जाके माइनस हो गया, और ये माइनस का 2 दोनों में कॉमन, तो a डॉट बी a डॉट सी कितना हो गया, माइनस का 4 को माइनस 2 से भाग किया 2 आ गया, सॉरी ये प्लस का 4 आएगा, 8 में से 4 गया प्लस का 4 को माइनस 2 से भाग किया माइनस के 2 आ गए। आगे देखिए, आगे हमें क्या निकालना है, नाउ वेक्टर ए का स्क्वायर ट्वाइस वेक्टर बी का स्क्वायर a डॉट बी, मतलब मैंने उसको खोल दिया वहाँ के स्क्वायर को। ठीक है, बराबर है, तो a का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 का स्क्वायर 4, बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 था, 2 दूनी 4 a डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड 1, 4 गुना में 1 और 2 दूनी 4 a डॉट सी, ये हमारा आ गया। देखो 4 4 8 और 1 9 और 1 10 प्लस में 4 कॉमन a डॉट बी a डॉट सी, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास पीछे आ चुके हैं माइनस का 2, तो ये हम सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए ये हमें निकालना था, इसको हमने सोल्व कर लिया स्क्वायर करके। अब देखिए a बराबर दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ हमें दिस वन निकालनी है, वैसे भी हमें पता है ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर होती है, तो सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे। आगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, देखो ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, देन इनका रेसिप्रोकल कैसे निकालता है, देखो ए का रेसिप्रोकल निकालना है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट से, बी क्रॉस सी डिवाइड में तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिवाइड में तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी का निकालना है तो सी क्रॉस से, देखो बी के बाद ये ना साइकिल में चलेंगे ए बी सी, बी के बाद नंबर किसका आता है सी का, तो सी क्रॉस ए डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे सी डैश सी का फिर ए क्रॉस बी डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हम जानते हैं सेम का सेम के साथ रेसिप्रोकल क्या होता है 1, और डिफरेंट के साथ रेसिप्रोकल क्या होता है 0। और अगर स्केलर प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओरिजिनल का, और ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है तो उनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। अब देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे लिखते हैं हम, ए डॉट पीछे वाला और प्लस में वो इंटू में बीच वाला, और फिर ए डॉट बी और फिर सी माइनस में होता है, और ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। और नेक्स्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी नेगेटिव होता है अगर मुझे इन दोनों को उल्टा लिखना हो, या ऐसे लिखना हो सी और ए क्रॉस बी अंदर। आगे वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वेक्टर आर देखो परपेंडिकुलर तो होगा ए पर, और इन द प्लेन किस में होगा बी क्रॉस सी, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है, मतलब इसका लॉजिक है
क्या ज्योमेट्रिकल लॉजिक है कि वेक्टर जो आर है वो ए के ऊपर तो परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी के प्लेन में होगा, वो क्रॉस में प्लेन में होगा। आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, मान लो जी हमें ये 4 वेक्टर दे रखे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट में 2 का क्रॉस करके उनके डॉट कर दो। स्केलर प्रोडक्ट में 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो 2 का क्रॉस करके उनका डॉट कर दो। फिर पहले ए का दोनों के साथ, देखो इसको याद करने की ट्रिक, ए का दोनों के साथ, तो ए डॉट सी ए डॉट डी ये लिख दिया। फिर बी का दोनों के साथ, बी डॉट सी बी डॉट डी। ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेशन ऑफ ए वेक्टर अबाउट एक्स एक्सिस। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ए है जिसके हमें कंपोनेंट देखे A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। अगर सिस्टम को रोटेट कर दें हम एक्स अल्फ़ा के अबाउट, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट कर दिया एंगल अल्फ़ा, तो याद रखना जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो वो एक्सिस कांस्टेंट रहेगी। तो A1 कांस्टेंट है ना, A1 कांस्टेंट, और किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम, तो फिर अब देखो A1 के बाद नंबर आता है A2 का, A2 कोस अल्फ़ा प्लस में A3 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर होगा इनका डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या होगा इनका डेरिवेटिव, याद रखना A1 कांस्टेंट, अब A2 कोस अल्फ़ा प्लस में A3 साइन अल्फ़ा। अब A2 कोस अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होता है साइन अल्फ़ा, A3 साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस अल्फ़ा। ऐसे ही वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो Y2 कांस्टेंट। अब देखो रोटेशन होएगा A2 के बाद नंबर का किसका आता है A3 का, तो A3 कोस अल्फ़ा प्लस में A1 साइन अल्फ़ा, फिर इसका डेरिवेटिव कोस अल्फ़ा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव कोस अल्फ़ा। ये मेरी याद करने की ट्रिक है। आगे देखिए, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है तो Z1 वाला का कांस्टेंट A3 का साइकिल चलेगी A1, तो A1 कोस अल्फ़ा प्लस में A2 साइन अल्फ़ा, फिर इसका डेरिवेटिव A1 माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस में A2 कोस अल्फ़ा। ठीक है, आगे देखो भाई, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, 4 का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ऑलवेज डिफरेंट वेक्टर प्रोडक्ट होता है 4 वेक्टर का। आगे देखिए, शॉर्टर डिस्टेंस 2 पैरेलल लाइन के बीच में निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और शॉर्टर डिस्टेंस अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच में निकालनी है, ये तो नॉन पैरेलल लाइन के बीच में है, नॉन पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच में निकालनी है तो उनका भी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B डिवाइड में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। इफ़ लाइन इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी 0। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल टू ए यूनिट वेक्टर एन कैप एन ए डिस्टेंस D होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर R डॉट एन कैप बराबर होता है D, और n यूनिट वेक्टर नहीं हो तो D डिवाइड में एन कैप हो जाएगा, सॉरी n का मैग्नीट्यूड। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस में लैम्डा वेक्टर B प्लस में म्यू वेक्टर C। इसको हम ये भी लिख सकते हैं RBC बराबर ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज वेक्टर R बराबर ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो वेक्टर R डॉट B क्रॉस C प्लस में C क्रॉस A प्लस में A क्रॉस B, उसको हम ABC के रूप में लिख सकते हैं। वैसे मैंने ये फॉर्मूला याद रखते हो 3 पॉइंट से पास होने वाली का, x माइनस x1, x2 में से भी x1, x3 में से भी x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 में से y1। मेरी ट्रिक याद करने की ये वाली है। नेक्स्ट देखिए हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की कंडीशन क्या है, b डॉट n क्या होता है 0, याद रखना b डॉट n क्या होता है 0। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एट सेंटर C एंड रेडियस R हो तो R माइनस C सेंटर घटाते हैं बराबर होता है रेडियस A के। आगे द प्लेन R डॉट n बराबर D टच करता है स्फीयर को अगर उसकी डिस्टेंस जो है वो R के बराबर हो। डायमीटर ऑफ स्फीयर A एंड B, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है R माइनस पहला डायमीटर डॉट R माइनस दूसरा डायमीटर बराबर क्या होता है 0, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट से ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 में हम सारा NCERT एग्जाम्पलर और NCERT के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।